नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं हम सब लोग। मेरे कॉस्ट शीट की आज सेकंड क्लास है और मैंने आपको कहा था पिछली क्लास में कि आज की जो क्लास होगी उसमें बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि कॉस्ट शीट के अंदर आज की क्लास में आपको क्या सीखने को मिलेगा। देखिए, लास्ट क्लास में कॉस्ट शीट का फॉर्मेट मैंने आपके सामने बनाया था और उस फॉर्मेट में हमने जो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी और नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी के बारे में बताया था। दूसरा बताया था यदि क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो तो सारा का सारा खर्चा आपको एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से पहले पहले लिखना है। ये बात हमने लास्ट क्लास में बेटे बिल्कुल क्लियर कर दी थी। तो आज की क्लास में सर आप क्या नया पॉइंट करवाने वाले हैं? बेटे आज की क्लास में मैं आपको दो नए पॉइंट समझाऊंगा। एक डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू यदि क्वेश्चन में आपको ना दे रखी हो तो आपको कैसे फाइंड करना है। चलिए भाई, सबसे पहले आज की क्लास में हमें क्या क्या सीखना है। पॉइंट नंबर 1, रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं। और दूसरा पॉइंट, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, आप इसकी वैल्यू कैसे कंप्यूट करेंगे। बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास में हमारे दो मेन पॉइंट हैं। ये दो पॉइंट आपके समझ में आ गए तो समझ लो आज अब 3-4 क्वेश्चंस और यहां से करके जाएंगे। तो सबसे पहले हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं आपके लिए कि यदि किसी क्वेश्चन में आपको कहा जाए रॉ मटेरियल कंज्यूम फाइंड कीजिए, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे फाइंड करते हैं जरा ध्यान से समझिए। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अब जैसे जैसे आप फाउंडेशन से इंटर में आए, इंटर से फाइनल में जाएंगे, आपका लेवल धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये नहीं है कि जो आपने फाउंडेशन में पढ़ा उसी लेवल के क्वेश्चन आपको इंटर में मिलेंगे या इंटर के लेवल के फाइनल में मिलेंगे। एडवांस धीरे धीरे होता जाएगा लेवल आपका। तो देखिए, सबसे पहले जब रॉ मटेरियल हम परचेज करते हैं तो हम किससे रॉ मटेरियल परचेज करते हैं? पहला पॉइंट है सप्लायर से परचेज करते हैं। तो जब सप्लायर हमें रॉ मटेरियल सप्लाई करेगा तो ऐसे केस में सबसे पहले वो मटेरियल हमारे पास कहाँ पे आएगा? स्टोर में। तो स्टोर के अंदर रॉ मटेरियल हमारे पास पहले से भी हो सकता है, ठीक है ना। कुछ मटेरियल हमने सप्लायर से आज परचेज भी किया होगा और कुछ मटेरियल ऐसा भी होगा जो हमने अपनी फैक्ट्री में नहीं भेजा होगा। थोड़ा सा इसको समझने से पहले हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारी लाइफ में सबसे पहले कौन आएगा? सप्लायर। सप्लायर मटेरियल कहां भेजेगा? हमारे स्टोर में। स्टोर से मटेरियल वो कहां पे जाएगा? फैक्ट्री में। फैक्ट्री से आपका क्या तैयार होगा? फिनिश गुड्स, ठीक है जी। अब फैक्ट्री के अंदर हमें पता चलता है रॉ मटेरियल आपका कितना कंज्यूम हुआ और स्टोर से हमें पता चलता है कि हमने रॉ मटेरियल कितना फैक्ट्री में भेजा था। रॉ मटेरियल इशू की जानकारी आपको कहां से मिलेगी बेटा? स्टोर से मिलेगी। तो सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि कौन सी इंफॉर्मेशन आपको कहां से मिलेगी। स्टोर डिपार्टमेंट हमें बताएगा कितना रॉ मटेरियल हमने खरीदा, कितना हमारे पास में बचा हुआ है और कितना मटेरियल हमने फैक्ट्री में भेजा। तो जो मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट फैक्ट्री को भेजेगा उस मटेरियल को कहते हैं रॉ मटेरियल इशूड। और वो मटेरियल जब फैक्ट्री के अंदर पहुंचेगा तो जरूरी नहीं है कि सारा का सारा मटेरियल जो पहुंच गया है वो आज ही कंज्यूम हो जाए, हो सकता है उसमें से कुछ आपके पास में मटेरियल बच जाए। इसको ना फैक्ट्री के अंदर आपके पास में 3 तरीके का रॉ मटेरियल होगा। एक, जो रॉ मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट ने भेजा होगा, रॉ मटेरियल इशू। एक पहले से फैक्ट्री के अंदर ओपनिंग स्टॉक होगा, जो मटेरियल कल रात को आपका यूज नहीं हो पाया होगा। और एक वो मटेरियल जो आज फैक्ट्री में, मान लीजिए सपोज करते हैं हमारी फैक्ट्री का बंद होने का शाम का टाइम 6 बजे है, तो 6 बजे जैसे ही हमारी फैक्ट्री से वर्कर जाने लगेंगे, ठीक है ना, तो वो मटेरियल जो आज उनके पास आ तो गया है लेकिन वो शाम पूरा होने मतलब टाइम पूरा होने की वजह से फैक्ट्री का भी बंद होने का और खुलने का भी तो एक टाइम होता है ना। वर्कर 24 घंटे तो काम कर नहीं सकता। तो जैसे ही वर्कर शाम को जाएगा कुछ ना कुछ मटेरियल जो आ तो गया था उनके पास में लेकिन वो कंज्यूम नहीं कर पाए, तो आपके पास क्या बन जाएगा? क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसका ना फैक्ट्री के अंदर आपके पास में 3 तरीके के मटेरियल होंगे। पहला मटेरियल रॉ मटेरियल इशू, जो स्टोर डिपार्टमेंट से उन्होंने रिसीव किया होगा। दूसरा, जो कल रात को मटेरियल मतलब कल शाम को 6 बजे जब वर्कर फैक्ट्री से गए होंगे तो उन्होंने कुछ मटेरियल छोड़ दिया होगा जो आज का ओपनिंग बन जाएगा। इसी तरीके से आज जो मटेरियल शाम को 6 बजे तक यूज नहीं हो पाएगा वो फैक्ट्री के अंदर क्या होगा?
क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल बन जाएगा। कहने का मतलब ये हुआ कि आपके पास में स्टोर डिपार्टमेंट में भी, स्टोर डिपार्टमेंट जो है वहां पर भी सबसे पहले होगा रॉ मटेरियल परचेज। RMP का मतलब रॉ मटेरियल परचेज, वो मटेरियल जो आपने सप्लायर से खरीदा। बेटा जो मटेरियल आपने सप्लायर से खरीदा उसको कहते हैं रॉ मटेरियल परचेज। स्टोर के अंदर पहले से कुछ मटेरियल होगा तो आप कह सकते हैं ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, और आपके पास होगा क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब बच्चे ना कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर आपने दो बार रॉ मटेरियल का स्टॉक लिख दिया, बट ध्यान रखना बेटा, एक बार रॉ मटेरियल का स्टॉक मैंने लिखा है स्टोर में और एक बार मैंने कहां पे लिखा है, फैक्ट्री में। स्टोर का मतलब क्या हुआ, ये वो मटेरियल है जो सप्लायर से आपने खरीद तो लिया लेकिन भेजा नहीं है फैक्ट्री में। तो जो मटेरियल आपने खरीद तो लिया और आपने फैक्ट्री में भेजा नहीं, वो स्टॉक बन जाएगा कहाँ का, स्टोर का। उसी तरीके से जो मटेरियल फैक्ट्री में आ चुका लेकिन अभी तक कंज्यूम नहीं हुआ, तो वहां पर भी रॉ मटेरियल का क्या होगा, स्टॉक होगा। बात समझ में आ रही है? तो यदि आप जानना चाहते हैं क्वेश्चन में कि आपका रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना है, तो उसके लिए आपको कहाँ पे जाना पड़ेगा, फैक्ट्री में जाना पड़ेगा और वहां पे वर्कर से पूछना पड़ेगा कि भाई कितना मटेरियल आपके पास में कंज्यूम हो चुका है, जो गुड्स आज आपने बनाना शुरू किया है, मतलब जो गुड्स आज आप प्रोड्यूस कर रहे हैं उसको बनाने में कितना मटेरियल लग गया। तो मेरी बात समझ में आ गई? तो यदि रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको निकालना है तो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले आपको लिखना पड़ेगा रॉ मटेरियल इशूड प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। बट ये ध्यान रखना, ये ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कहाँ के होने चाहिए, फैक्ट्री के। यदि आपको रॉ मटेरियल इशूड निकालना है तो रॉ मटेरियल इशूड निकालने के लिए आपको क्या लिखना पड़ेगा, रॉ मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस करना है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको माइनस करना है। क्या ध्यान रखना है आपको कि यहां जब आप रॉ मटेरियल इशूड निकालोगे तो ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक कहां के होंगे, स्टोर के। और जब आप रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालोगे तो ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक कहां पे होना चाहिए आपका, फैक्ट्री का। यदि क्वेश्चन साइलेंट है और आपको सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक बता रखा है रॉ मटेरियल का और कुछ नहीं बता रखा कि वो स्टोर का या फैक्ट्री का, तो फिर हम उसे बाय डिफॉल्ट क्या मान के चलते हैं, वो फैक्ट्री का है। तो ऐसे में हम रॉ मटेरियल इशूड में ओपनिंग स्टॉक प्लस कर देते हैं, क्लोजिंग स्टॉक माइनस। और यदि क्वेश्चन के अंदर आपको ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है बट आपको ये नहीं बता रखा कि वो फैक्ट्री का या स्टोर का है, तो उस केस में साथ में रॉ मटेरियल परचेज भी आपको दे रखा है। मतलब ये बहुत सारी बातें हैं जो आपको ध्यान में रखनी पड़ेगी, कंफ्यूज नहीं होना, छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, समझना है ध्यान से। यदि क्वेश्चन में रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है, तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, ओपनिंग को प्लस करना है, क्लोजिंग को माइनस करना है। टेंशन लेना ही नहीं है कि ये आपका स्टोर का है या फैक्ट्री का है। चक्करबाजी कब पड़ती है, जब स्टोर का रॉ मटेरियल क्लोजिंग स्टॉक अलग दे रखा हो, ओपनिंग अलग दे रखा हो, फैक्ट्री का ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का अलग दे रखा हो, तब आपको मेहनत क्या करनी पड़ेगी, ज्यादा करनी पड़ेगी। तो कहने का मतलब क्या हुआ, यदि क्वेश्चन के अंदर, अब ध्यान से सुनो, यदि क्वेश्चन के अंदर रॉ मटेरियल परचेज आपको दे रखा है, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक स्टोर डिपार्टमेंट का दे रखा है, तो सबसे पहले रॉ मटेरियल परचेज प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल इन स्टोर करके क्या निकालोगे, रॉ मटेरियल इशूड निकालोगे, स्टेप नंबर 1। फिर वहां पर ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक यदि फैक्ट्री का भी दे रखा है रॉ मटेरियल का, तो रॉ मटेरियल का जो ओपनिंग स्टॉक है फैक्ट्री का वो प्लस कर देंगे, क्लोजिंग क्या कर देंगे, माइनस। और आपके पास इस तरीके से क्या निकल के आ जाएगा, रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। क्या आ जाएगा बेटा, रॉ मटेरियल कंज्यूम। बात समझ में आ गई? चलिए, तो इस चार्ट से मैंने आपको क्या समझाने की कोशिश की है कि यदि मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम पे जाना है तो सबसे पहले मुझे देखना पड़ेगा मैं स्टार्टिंग किससे कर रहा हूँ। स्टार्टिंग यदि मैंने रॉ मटेरियल परचेज से किया तो पहले मैं इशूड पे आऊंगा और इशूड से कंज्यूम पे जाऊंगा। और यदि मैंने स्टार्टिंग रॉ मटेरियल इशूड से किया तो फिर मुझे परचेज, ये मतलब जो पहले की इंफॉर्मेशन है इसका कोई यूज ही नहीं करना, क्योंकि मुझे डायरेक्टली क्या मिल गया, रॉ मटेरियल इशूड। तो फिर मैं अपनी आगे की कैलकुलेशन के लिए ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक किसका लेके चलूंगा, फैक्ट्री का। चलिए, अब ये जो मैंने आपके लिए एग्जाम्पल बनाया है, इस एग्जाम्पल को ध्यान से समझते हैं क्या लिखा है। सबसे पहले सप्लायर ने हमें रॉ मटेरियल दिया और वो रॉ मटेरियल हमारे पास कहाँ होगा, स्टोर में। तो स्टोर के अंदर हमारे पास में सप्लायर से जो मटेरियल हमने खरीदा वो हमारे पास में कितना है, ध्यान से देखिए,
500 किलोग्राम मटेरियल हमने खरीदा, ठीक है जी। स्टोर के अंदर पहले से कल रात का जो क्लोजिंग स्टॉक था, जो आज ओपनिंग स्टॉक बन जाएगा, वो है 100 किलोग्राम। मतलब जब हम स्टोर के अंदर गए तो सबसे पहले हमने देखा कि हमारे पास रॉ मटेरियल स्टोर के अंदर कितने किलोग्राम पड़ा हुआ है, 100 किलोग्राम, 100 किलोग्राम, और 500 किलोग्राम आज हमने और परचेज कर लिया, तो हमारे पास हो गया 600। और उसमें से हमारे पास में कितना रॉ मटेरियल का स्टॉक स्टोर में बच गया, 150। मतलब 600 हमारे पास टोटल है, उसमें से 150 बच गया, मतलब कि 450, 450 किलोग्राम मटेरियल हमने स्टोर डिपार्टमेंट से भेज दिया कहाँ पर, फैक्ट्री में। अब आप कहोगे सर सारा क्यों नहीं भेजा? बेटा जितनी रिक्वायरमेंट फैक्ट्री के अंदर होगी मटेरियल की, उतना ही मटेरियल आप क्या करोगे, स्टोर डिपार्टमेंट से कहाँ भेजोगे, फैक्ट्री में। ठीक उसी तरीके से जैसे आपकी सैलरी बैंक में आती है मंथ एंड में, तो आप सारा पैसा उसी दिन थोड़ी निकाल लेते हो, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट होती है वैसे वैसे पैसे निकालते हो बैंक से, वैसे वैसे यूज करते हो उस पैसे को। ठीक उसी तरीके से जो मटेरियल स्टोर में आ गया, आपको जितना मटेरियल चाहिए होगा उतना मटेरियल आप स्टोर डिपार्टमेंट से कहाँ पे रिसीव करोगे, फैक्ट्री में। तो जो मटेरियल स्टोर डिपार्टमेंट से फैक्ट्री में जाएगा आप उसे कहते हैं रॉ मटेरियल इशूड। तो आप कह सकते हो रॉ मटेरियल इशूड कितना आ गया भाई? हाँ जी, रॉ मटेरियल इशूड आ गया आपके पास में 450 किलोग्राम। ये 450 किलोग्राम को आप नाम दे सकते हैं रॉ मटेरियल इशूड, ठीक है ना भाई। या मटेरियल ट्रांसफर फ्रॉम स्टोर टू फैक्ट्री, तो स्टोर से फैक्ट्री में हमने कितना भेज दिया, 450। सपोज करते हैं मटेरियल का जो रेट है वो 60 रुपए पर किलोग्राम है। 1 किलोग्राम मटेरियल जो हमारे पास है वो 60 रुपए के हिसाब से है, तो 450 किलोग्राम मटेरियल 60 रुपए के हिसाब से हुआ 27,000 का, मतलब 27,000 रुपीज का मटेरियल आपने स्टोर डिपार्टमेंट से कहाँ पे भेज दिया, फैक्ट्री में। अब फैक्ट्री के अंदर 450 किलोग्राम मटेरियल आ चुका है, जिसमें से उनका क्लोजिंग स्टॉक कितना बचा है, 120 किलोग्राम। 20 किलोग्राम कौन सा लॉस हो गया, नॉर्मल लॉस, और 30 किलोग्राम कौन सा लॉस हो गया, एबनॉर्मल लॉस। नॉर्मल लॉस कौन सा होता है, ऐसा कोई भी नुकसान जो ड्यूरिंग प्रोडक्शन हो और साथ में अनअवॉइडेबल हो। ड्यूरिंग प्रोडक्शन का मतलब क्या हुआ, जब भी हम काम करेंगे कस्टमर के लिए, मतलब कोई प्रोडक्ट हम कस्टमर के लिए बना रहे हैं, उसे कहते हैं ड्यूरिंग द प्रोडक्शन। और वो नुकसान जो अनअवॉइडेबल है, रोका ना जा सके। क्यों ना रोका जा सके, क्योंकि वो लॉस किसकी कहने पे हो रहा है, किसकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हो रहा है। कस्टमर जैसा गुड्स हमसे बनवाना चाहता है वैसा गुड्स बनाने के लिए हमें जो नुकसान करना पड़ता है और हम उसे रोक नहीं पाते, ऐसे लॉस को हम कहते हैं नॉर्मल लॉस। लेकिन दूसरी तरफ आपके पास आता है एबनॉर्मल लॉस। मैनेजमेंट या वर्कर या कोई भी स्टाफ उसकी लापरवाही की वजह से यदि कोई मटेरियल खराब हो जाए हमारी फैक्ट्री के अंदर, तो ऐसा लॉस हमारे लिए बन जाएगा एबनॉर्मल लॉस। बात समझ में आ रही है मेरी सबको? तो एबनॉर्मल लॉस और नॉर्मल लॉस दो तरीके के लॉसेज हैं। अब लॉस कोई भी हो, चाहे नॉर्मल हो चाहे एबनॉर्मल, उसमें दो तरीके की चीजें आती हैं। एक, जो 20 किलोग्राम मटेरियल खराब हो गया, सबसे पहले मैं जानना चाहता हूं कि जो 20 किलोग्राम मटेरियल नॉर्मल लॉस है वो कितने रुपए का था। तो आपने कहा सर 1 किलोग्राम मटेरियल 60 रुपए के हिसाब से हमारे पास आया था, तो 20 किलोग्राम मटेरियल की कॉस्ट हो गई 1200 रुपए। अब जरूरी थोड़ी है कि जो मटेरियल खराब होगा वो उसी रेट से बिकेगा कबाड़ी के पास जिस रेट से मैंने खरीदा था। हमेशा कबाड़ी वाला पैसा क्या लगाएगा, कम लगाएगा। स्क्रैप वैल्यू हमेशा क्या होती है, कॉस्ट प्राइस से कम होती है। तो हमने मार्केट में पता करा कि जो 1 किलोग्राम मटेरियल हमारा खराब हो गया, जब हम उसे कबाड़ी वाले को बेचेंगे, स्क्रैप बायर को बोलेंगे कि भाई हमसे स्क्रैप खरीद लो, तो वो कहते हैं 1 किलोग्राम के मैं आपको 10 रुपए दूंगा, तो 20 किलोग्राम के वो कितने देगा भैया, 200 रुपए देगा। मतलब जो मटेरियल मैं 60 रुपए का खरीद के लाया था, यदि वो मटेरियल खराब हो जाए और उसे मैं कबाड़ में बेचूं एज अ स्क्रैप, तो मुझे 10 रुपए के हिसाब से 200 रुपए मिल जाएंगे। मतलब 20 किलोग्राम मटेरियल की कॉस्ट है 1200 रुपए और स्क्रैप वैल्यू कितनी है, 200 रुपए। ठीक उसी तरीके से तो 30 किलोग्राम 30 किलोग्राम एबनॉर्मल लॉस हुआ है। उस एबनॉर्मल लॉस में उसकी जो कॉस्ट है 60 रुपए के हिसाब से 30 किलोग्राम की 1800 रुपए, और स्क्रैप वैल्यू 10 रुपए के हिसाब से कितनी है, 300 रुपए। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि आपको यहाँ पे निकालना क्या है, आपको निकालना है रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाँ जी, आपको रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने के लिए सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा आप स्टार्टिंग किससे कर रहे हैं। यदि आप स्टार्टिंग कर रहे हैं 500 किलोग्राम से रॉ मटेरियल परचेज से, तो पहले आपको 450 पे आना पड़ेगा, मतलब रॉ मटेरियल इशूड पे आना पड़ेगा। फिर रॉ मटेरियल इशूड से किस पे आओगे, रॉ मटेरियल कंज्यूम पे। और यहाँ पे आपके पास में जो नए पॉइंट्स आ रहे हैं वो कौन से नए पॉइंट्स हैं, नॉर्मल लॉस भी आ रहा है और साथ में क्या आ रहा है, एबनॉर्मल लॉस भी आ रहा है। बात समझ में आ रही है? तो आज की क्लास में जो पहला मेन पॉइंट था वो था रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं कॉस्ट शीट में, जो मैंने पिछली क्लास में भी आपको बताया था कि आज की क्लास बड़ी धमाकेदार होने वाली है, क्योंकि आज आप यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट समझने वाले हैं जो एग्जाम में सबसे ज्यादा बच्चे गलती करते हैं। बट मैं नहीं चाहता कि कोई बच्चा एग्जाम में गलती करे, इनसे रिलेटेड यदि कोई पॉइंट एग्जाम में आता है तो। चलिए अभी, तो सबसे पहले
यदि हमें क्वेश्चन में क्या निकालने को कहा जाए, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालने को कहा जाए, ठीक है ना, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए भाई, हमें तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है। और हमारी रिक्वायरमेंट कहाँ से शुरू होती है, रॉ मटेरियल इशूड से। तो रॉ मटेरियल इशूड कितने हैं, 450 किलोग्राम मटेरियल हमने भेजा था 60 रुपये के हिसाब से, जिसकी कॉस्ट कितनी थी, यानी 450 किलोग्राम मटेरियल यदि मैं 60 रुपये से मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना आ जाएगा, जल्दी बताइए, 27,000 रुपये आ जाएगा, ठीक है ना। प्लस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, जो मुझे एग्जाम्पल में यहाँ यानी ध्यान से देखिए, क्या मुझे यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिखाई दे रहा है फैक्ट्री के अंदर, फैक्ट्री के अंदर दिखाई दे रहा है, नहीं। ध्यान रखना मैं कौन से ओपनिंग स्टॉक की बात कर रहा हूं, फैक्ट्री की, ठीक है जी। तो फैक्ट्री में मेरे पास में जो ओपनिंग स्टॉक है वो है ही नहीं, नील। तो मेरे पास में फैक्ट्री के अंदर जो टोटल रॉ मटेरियल है वो 27,000 का है। अब इसमें से मैं क्या माइनस करूंगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, वो रॉ मटेरियल जो फैक्ट्री में आ तो चुका है लेकिन आपने यूज नहीं किया। तो मैंने देखा 120 किलोग्राम मटेरियल मेरे पास में बचा हुआ है, हाँ जी 120 किलोग्राम मटेरियल मेरे पास फैक्ट्री के अंदर बचा हुआ है रॉ मटेरियल का। और 60 रुपये के हिसाब से इस मटेरियल की वैल्यू यदि मैं आपसे पूछूं कितनी है, तो आप क्या कहोगे, सर 120 को मल्टीप्लाई कर लो 60 रुपये से, 7,200, 7,200 का मटेरियल आपके फैक्ट्री में अभी भी बचा हुआ है, माइनस नॉर्मल लॉस, और माइनस क्या करते हैं, एबनॉर्मल लॉस। अब यहां पे बच्चा चक्कर खा जाएगा कि सर हम यहां पर कौन सी वैल्यू माइनस करें। नॉर्मल लॉस में दो वैल्यू बताई थी आपने सर, नॉर्मल लॉस में आपने दो वैल्यू बताई थी, एक कॉस्ट प्राइस 1200 और एक स्क्रैप वैल्यू 200। सर हमें यहां पर कौन सी वैल्यू माइनस करनी है, तो आपने मुझसे पूछा कौन सा माइनस करना है, तो मैं आपको आंसर में क्या लिखवाऊंगा, स्क्रैप वैल्यू। नॉर्मल लॉस में हम कौन सी वैल्यू माइनस करते हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम, हाँ जी जब हमें रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम हम किसको माइनस करेंगे, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू, जो हमारे पास में 20 किलोग्राम का 10 रुपए के हिसाब से कितना है, 200 रुपए। सर जब आप एबनॉर्मल लॉस की वैल्यू माइनस करोगे तो किसको माइनस करोगे, तो बेटा हम माइनस करेंगे कॉस्ट को, कॉस्ट प्राइस को। सर ऐसा क्यों, ये तो बेटा समझना आज की क्लास में, ऐसा क्यों, तो 30 किलोग्राम 60 रुपए के हिसाब से आपको यहाँ पे कितना माइनस करना है, 1800 रुपये। पहले आंसर निकाल लेते हैं फिर सारी चीजें डिटेल में समझते हैं ऐसा क्यों किया। 27,000 में से बेटा मैंने माइनस किया 7,200, मैंने माइनस किया 200, मैंने माइनस किया 1800, और मेरे पास आंसर आ जाएगा 17,800, 17,800। तो जो मटेरियल आज मेरी फैक्ट्री में यूज हुआ गुड्स को बनाने में, वो मटेरियल है 17,800 का, 17,800 का। अब क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये बनता है कि सर आपने एक जगह स्क्रैप वैल्यू ली और एक जगह आपने क्या लिया, कॉस्ट प्राइस, ऐसा क्यों किया आपने। तो उसका सिंपल जवाब है, नॉर्मल लॉस कौन सा लॉस है, ऐसा लॉस जो मैन्युफैक्चर कर रहा है किसके कहने पर, कस्टमर के कहने पर। क्योंकि कस्टमर जैसा प्रोडक्ट हमसे बनवाना चाहता है वैसा प्रोडक्ट बनाने में कुछ ना कुछ मटेरियल की वेस्टेज होगी। जैसे पिछली क्लास में हमने आपको एक एग्जांपल दिया था कि हमें कपड़े से शर्ट बनानी है, तो जब टेलर कपड़े से शर्ट बनाएगा तो कपड़ा जो होगा वो रेक्टेंगल फॉर्म में होगा और शर्ट रेक्टेंगल फॉर्म में नहीं होगा। तो जैसा हमें शर्ट बनाना होगा कपड़े को काटना पड़ेगा, और काटने के बाद क्या होगा कि कपड़े का कुछ पोर्शन ऐसा भी होगा जो शर्ट बनाने में यूज नहीं हो पाएगा, जो वेस्टेज की फॉर्म में टेलर की दुकान पर जमीन पे बिखरा हुआ दिखाई देगा, वो लॉस हो जाएगा आपका नॉर्मल लॉस। तो इसका मतलब क्या हुआ, शर्ट बनाने के लिए किसने कहा था, कस्टमर ने कहा था कि भाई मेरी मेजरमेंट के हिसाब से मुझे ये डिजाइन चाहिए और ऐसी शर्ट बना के दो। टेलर ने उसको बहुत समझाया कि भाई जो कपड़ा आप लेके आए वो रेक्टेंगल फॉर्म में, और आप जैसा बनवाना चाहते हैं प्रोडक्ट उसे बनाने में कुछ ना कुछ कपड़े की वेस्टेज होगी। कस्टमर कहता है होता है तो होने, पैसा तो मैं खर्च कर रहा हूँ ना, होने दो, बस हम इतना ही सुनना चाहते थे, होने दो। जैसे ही कस्टमर ने कहा होने दो, कहने का मतलब वो नुकसान किसका हो गया, कस्टमर का हो गया। अब नुकसान कस्टमर का है तो कस्टमर को 20 किलोग्राम मटेरियल का नुकसान बियर करना पड़ेगा इस एग्जांपल में।
बट कस्टमर बड़ा शाना है, शाना का मतलब क्या, बड़ा तेज है, बड़ा दिमाग वाला है। वो कहता है यदि नुकसान मेरा है तो उस नुकसान को आप मुझे दे दीजिए। जो कपड़ा आपकी दुकान पे जमीन पे बिखरा हुआ है वो आप मुझे दे दीजिए, क्योंकि आप तो मुझसे पूरे कपड़े के पैसे ले रहे हो और शर्ट में पूरा कपड़ा लग नहीं रहा। तो जितना लग गया वो शर्ट की फॉर्म में दे दो, जो नहीं लगा वो मुझे वेस्टेज की फॉर्म में दे दो। तो ऐसे में मैन्युफैक्चरर ने कस्टमर से पूछा बचे हुए कपड़े का आप क्या करोगे। उसने कहा जी मैं कबाड़ी वाले को बेचकर जो भी 2 4 10 12 20 रुपए मिलेंगे मैं अपनी कॉस्ट को क्या कर लूंगा, कम कर लूंगा। वही सेम बात हम यहाँ पर आपको समझाना चाहते हैं कि 20 किलोग्राम मटेरियल जो मैं 60 रुपए के हिसाब से खरीद के लाया था 1200 रुपए का, वो सारा नुकसान कस्टमर बियर करने को तैयार है। लेकिन कस्टमर ये कहता है कि जो 20 किलोग्राम का नुकसान हो गया वो 20 किलोग्राम आप वेस्टेज मुझे दे दो, ताकि मैं उसे कबाड़ी वाले को 10 रुपए के हिसाब से बेचकर कितने रुपए वापस कमा लूंगा, 200 रुपए, और मेरा नुकसान 200 रुपए क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो मैंने कहा ये काम आपको करने की जरूरत नहीं है, ये काम हम आपके लिए करके दे देते हैं। वो कहते हैं वेल एंड गुड, बहुत बढ़िया, अच्छे आप मैन्युफैक्चरर हैं जो आप कस्टमर का ध्यान रखते हैं। तो कस्टमर बड़ा खुश हो गया, वो कहता है 200 रुपए जो कबाड़ी वाले से मुझे खुद लाने पड़ते, मुझे कौन दे रहा है बेनिफिट, उसका मैन्युफैक्चर। तो मैन्युफैक्चर ने 200 रुपए क्या कर दिया, माइनस कर दिया। लेकिन दूसरी तरफ जो एबनॉर्मल लॉस है 30 किलोग्राम का, वो किसकी लापरवाही की वजह से हुआ, वो मैन्युफैक्चर के जो मैनेजमेंट है या जो उनका वर्कर है या जो उनका स्टाफ है, जो हेल्पर है, उसकी लापरवाही की वजह से नुकसान हुआ है। तो कस्टमर कहता है ये लॉस मैं बियर नहीं करूंगा, इस सारा का सारा लॉस आपका है, तो आप इस लॉस को बियर करो, मुझसे इसकी कॉस्ट चार्ज मत करना, चार्ज करोगे तो मैं माइनस करवा दूंगा। तो मैंने कहा जी आपको माइनस करवाने की जरूरत ही नहीं है, हम खुद ही माइनस कर देंगे। तो हमने क्या किया, जो नुकसान हमारी खुद की गलती से हुआ है, हम वो लॉस तो मैन्युफैक्चर को ही बियर करना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल लॉस। तो 30 किलोग्राम 60 रुपए के हिसाब से पूरे 1800 रुपए हम कस्टमर से चार्ज नहीं कर सकते, और ये हमें टोटल कॉस्ट में से जो कस्टमर से लेनी थी गुड्स की माइनस करना पड़ेगा। तो ऐसे में इस 1800 रुपए को हम कस्टमर से नहीं ले सकते, क्योंकि ये सारा का सारा लॉस किसका है, सारा का सारा लॉस किसका है, मैन्युफैक्चर का। तो मैन्युफैक्चर क्या करता है, सबसे पहले बोलता है जी एबनॉर्मल लॉस मुझे हो गया कितने रुपए का, 1800 रुपए का। एबनॉर्मल लॉस कितने का हुआ है, 1800 का, और इसमें से स्क्रैप वैल्यू 30 किलोग्राम की 10 रुपए के हिसाब से 300 रुपए मेरे को मिल रही है। तो मैन्युफैक्चर का टोटल लॉस कितना है, 1800 का, और यदि उससे पूछो भाई तेरा नेट लॉस कितना है, तो वो क्या कहेगा, 1500 का। इसका मतलब मैन्युफैक्चरर जब अपना पीएनएल अकाउंट बनाएगा, मैन्युफैक्चरर जब अपना पीएनएल अकाउंट बनाएगा तो वो कहेगा पीएनएल अकाउंट डेबिट टू, वैसे पीएनएल के आगे हम लिख देंगे कॉस्टिंग। कॉस्ट बुक के अंदर जो पीएनएल अकाउंट बनता है वो कॉस्ट अकाउंटेंट बनाते हैं, और वो यूज करते हैं कॉस्टिंग पीएनएल वर्ड टर्म। तो कॉस्टिंग पीएनएल अकाउंट में हम यहाँ पे जब एबनॉर्मल लॉस लिखेंगे तो 1800 नहीं लिखेंगे, कितना लिखेंगे, 1500 रुपए नेट लॉस, क्योंकि मैन्युफैक्चरर को हुआ 1800 का लॉस था, बट 300 रुपए कबाड़ी वाले से स्क्रैप वैल्यू का मिलने की वजह से उसका जो लॉस है वो 1800 से घटकर कितना रह गया, 1500। और ऐसे में हम अपना लॉस 1800 की जगह 1800 की जगह कितना मानेंगे, 1500। तो आज की क्लास में मैं आपको समझाने की कोशिश क्या कर रहा हूँ, मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि जब मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो सबसे पहले मेरी जो रिक्वायरमेंट है वो कहाँ से शुरू होगी, मुझे किसकी जरूरत पड़ेगी, रॉ मटेरियल इशूड की। यदि मुझे क्वेश्चन में रॉ मटेरियल इशूड दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, और यदि रॉ मटेरियल इशूड नहीं दे रखा, रॉ मटेरियल परचेज दे रखा है, तो परचेज से पहले किस पे जाऊंगा, इशूड पे, और इशूड से किस पे जाऊंगा, कंज्यूम पे। चलिए फटाफट से नोट कीजिए सारी चीजें। चलिए फटाफट से। तो अभी मैंने आपके सामने एक एग्जांपल तो आपको कराई दिया छोटा सा समझाने के लिए, सारी चीजें समझो एक बार फिर से। जब मुझे रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालना है तो मैं स्टार्टिंग किससे कर रहा हूँ, रॉ मटेरियल इशूड से या रॉ मटेरियल परचेज से। तो अभी जो मैंने एग्जांपल लिया उसमें मैंने स्टार्टिंग किससे की थी, रॉ मटेरियल इशूड से। अब दूसरा जो एग्जांपल लेता हूँ वो किससे करूंगा, रॉ मटेरियल परचेज से।
हाँ जी, फटाफट से आप लिखते जाओ। रॉ मटेरियल परचेज आपको दिया हुआ है, मान लीजिए 1000 किलोग्राम। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दे रखा है स्टोर के अंदर 100 किलोग्राम। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है स्टोर में 300 किलोग्राम। हाँ जी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल आपको दिया हुआ है फैक्ट्री का 150 किलोग्राम। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, चलो वैल्यू दे रखी है, सपोज करते हैं हमारे पास में। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें? नॉर्मल लॉस, एबनॉर्मल लॉस, आपको नॉर्मल लॉस भी दे रखा है और एबनॉर्मल लॉस भी दे रखा है। नॉर्मल लॉस की जो स्क्रैप वैल्यू है वो आपको दे रखी है 500 रुपये, और उसकी जो कॉस्ट आपको दे रखी है वो सपोज करते हैं 5000 रुपये। ऐसी एबनॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 600 रुपये दे रखी है, और उसकी कॉस्ट आपको दे रखी है 6000 रुपये, 6000। हाँ जी, जो रॉ मटेरियल आपके पास में है उसका रेट पर किलोग्राम आपको दे रखा है 150 रुपये। हाँ जी, रेट पर किलोग्राम आपको दे रखा है 150 रुपये। आपको फाइन क्या करना है? हाँ जी, पहले आपको निकालना पड़ेगा रॉ मटेरियल इशूड। तो चलो हम सीधा ही पूछते हैं, ज़्यादा घुमाते नहीं है। रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालो। तो आपको बस ये ध्यान रखना है कि रॉ मटेरियल कंज्यूम निकालते टाइम पहले आपको क्या चाहिए? रॉ मटेरियल इशूड। फिर आपको चाहिए रॉ मटेरियल इशूड के बाद ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक फैक्ट्री का। यदि आप नॉर्मल लॉस दे रखा है तो उसको कंसीडर करना है। बस ये ध्यान रखना है, नॉर्मल लॉस के केस में आपको माइनस करना है स्क्रैप वैल्यू, और एबनॉर्मल लॉस के केस में आपको माइनस क्या करना है? कॉस्ट प्राइस। क्योंकि हमें उस मटेरियल की कॉस्ट निकालनी है जो मटेरियल के पैसे मुझे किससे लेने? कस्टमर से लेने, जो गुड मैं कस्टमर को बनाकर देना चाहता हूँ। तो जो गुड मैं कस्टमर को बना के देना चाहता हूँ उसमें मटेरियल कितने रुपए का लगा, मुझे वो कॉस्ट निकालनी है, जिसको कहते हैं रॉ मटेरियल कंज्यूम। बात समझ में आ गई सबको? चलिए तो शुरू करते हैं सॉल्यूशन। हाँ जी, रॉ मटेरियल इशूड से आपको यहाँ पे शुरुआत करनी पड़ेगी। तो रॉ मटेरियल इशूड निकालने के लिए सबसे पहले हमने देखा रॉ मटेरियल आपके पास परचेज कितना है? 1000 किलोग्राम। ओपनिंग स्टॉक स्टोर में कितना है? 100 किलोग्राम। और क्लोजिंग स्टॉक आपका स्टोर में कितना है? 300 किलोग्राम। तो 1000 किलोग्राम प्लस 100 किलोग्राम, और उसमें से हमने माइनस कर दिया 300, तो हमारे पास में कितना आ जाएगा? हाँ जी, हमारे पास में क्वांटिटी कितनी आ जाएगी? 800। और 1 किलोग्राम मटेरियल आपके पास कितने का है? 150 का, 150 रुपये का है। तो 800 किलोग्राम मटेरियल 150 रुपये के हिसाब से आपके पास आ जाएगा 1,20,000 का, 1,20,000 का। तो रॉ मटेरियल इशूड आ चुका। इसका मतलब वो मटेरियल जो आपने स्टोर डिपार्टमेंट से फैक्ट्री में भेजा वो 1,20,000 का है। अब हमने देखा कि ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का फैक्ट्री के अंदर कितना है? तो क्वेश्चन में आपको बता रखा है 10,000 का, और क्लोजिंग स्टॉक कितना है? 15,000 का। तो पहले हमने 10,000 प्लस कर दिया, तो हम कह सकते हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर टोटल रॉ मटेरियल 1,30,000 का है, जिसमें 10,000 पुराना है और 1,20,000 आज आया, टोटल हो गया 1,30,000।
इसमें से हमने माइनस किया क्लोजिंग स्टॉक, रॉ मटेरियल, फैक्ट्री। हाँ जी, एग्जाम में गलती ना हो जाए, थोड़ा सावधानी से काम करना है। 15,000। फिर आपके पास यदि क्वेश्चन में नॉर्मल लॉस भी आ जाए तो नॉर्मल लॉस के लिए कौन सी वैल्यू माइनस करते हैं? ब्रैकेट में लिख लो स्क्रैप वैल्यू। और एबनॉर्मल लॉस यदि क्वेश्चन में दे रखा है तो आप माइनस कौन सी वैल्यू करोगे? कॉस्ट प्राइस। बात समझ में आ गई भी सबको? तो नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू कितनी है? 500 रुपये। और एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट कितनी है? 6,000। तो एक जगह 500 माइनस होगा और दूसरे केस में 6,000। तो देख लीजिए 1,30,000, 1,30,000 में से माइनस किया 15,000 माइनस 500 माइनस 6,000 और आपके पास में आंसर आता है 1,08,500। हाँ जी, 1,08,500, 1,08,500। हाँ जी, किसी को कोई दिक्कत? फटाफट से नोट कीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं। हाँ जी, क्वेश्चन में आपसे पूछे हैं एग्जाम्पल 3 में। अब तक मैं आपको 2 एग्जाम्पल करा चुका हूँ, एग्जाम्पल 1, एग्जाम्पल 2। और ये आपके पास एग्जाम्पल 3 में नंबर भी लिख देता हूँ आपके लिए, ताकि आपको रिवीजन के टाइम पे कोई दिक्कत ना आए। हाँ जी, ये आपके लिए एक तरीके से हो गया एग्जाम्पल 1। ये एग्जाम्पल 2। और ये आपके पास है एग्जाम्पल नंबर 3। हाँ जी, एग्जाम्पल नंबर 3 में आपको फाइंड करना है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। क्या फाइंड करना है भाई? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो रॉ मटेरियल इशूड आपको दे रखा है, क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल का आपको दे रखा है 10,000, नॉर्मल लॉस आपको दे रखा है, कॉस्ट प्राइस 4,000, स्क्रैप वैल्यू 1,000, एबनॉर्मल लॉस की कॉस्ट है 16,000, स्क्रैप वैल्यू है 4,000। तो ध्यान रखना, नॉर्मल लॉस की कौन सी वैल्यू आपको कंसीडर करनी है? स्क्रैप वैल्यू। और एबनॉर्मल लॉस की कौन सी वैल्यू कंसीडर करनी है आपने? कॉस्ट प्राइस। तो जो चीज कंसीडर करनी है आप उसको लेंगे और जो कंसीडर नहीं करना उसको इग्नोर कर देंगे। तो जिसको कंसीडर करना है मैंने क्या किया? हाइलाइटर का यूज कर लिया। मैंने कहा जी नॉर्मल लॉस में स्क्रैप वैल्यू चाहिए होती है और एबनॉर्मल लॉस में हमें कॉस्ट को कंसीडर करना है। हाँ जी, वेजेस आपके पास है 1,20,000, आउटस्टैंडिंग वेजेस एट द एंड 30,000 है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पेड 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग एट द एंड 5,000 है, फैक्ट्री ओवरहेड 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट है और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड 10% आपके पास क्या दे रखा है? फैक्ट्री कॉस्ट। तो मैं आपको 2 मिनट का टाइम देता हूँ, फटाफट से आप मुझे करके दिखाइए और जैसे ही आपका हो जाए मुझे बताओ कैसे अपना आंसर निकालना है। तो सबसे पहले आप खुद ट्राई कीजिए और फिर मुझे बताइए कैसे करना है इसको। देखिए भाई, आपको दे रखा है रॉ मटेरियल इशूड, फिर आपको ऐसा है क्लोजिंग स्टॉक, नॉर्मल लॉस के स्क्रैप वैल्यू और एबनॉर्मल लॉस की क्या लेनी है? आपने कॉस्ट प्राइस लेनी है। तो सबसे पहले हमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालना है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? यदि मुझे क्वेश्चन में कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने को कहा जाए तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने के लिए भाई मुझे क्या करना पड़ेगा? फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? रॉ मटेरियल इशूड। अब रॉ मटेरियल इशूड कितना भाई अपने पास में? 2 लाख रुपए।
फिर हमारे पास है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, फिर आपके पास है नॉर्मल लॉस, और यहां पे ध्यान रखना है आपको कौन सा अमाउंट माइनस करना है, स्क्रैप वैल्यू का। और यदि क्वेश्चन में आपको एबनॉर्मल लॉस दे रखा है तो आपको माइनस करना है कॉस्ट प्राइस, क्योंकि कस्टमर से हमें उस मटेरियल के पैसे लेने हैं जो मटेरियल हमने कस्टमर के लिए यूटिलाइज किया है। हाँ जी, 10,000 रुपये क्लोजिंग स्टॉक है, नॉर्मल लॉस की स्क्रैप वैल्यू 1,000 और एबनॉर्मल लॉस आपके पास है 16,000, तो आपको 10,000 माइनस करना है, 1,000 और 16,000। चलो, तो इस तरीके से आपके पास क्या आ जाएगा, आपके पास आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम। देखो भाई कितना आता है, 2 लाख रुपए में से आपने माइनस किया 10,000 प्लस 1,000 11 प्लस 16, टोटल आपके पास आ गया 27,000। 27,000 आपने माइनस कर दिया, आपके पास आ जाएगा 1,73,000। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम निकलने के बाद आपको यहां पर क्या ऐड करना पड़ेगा, आपको ऐड करना होगा डायरेक्ट वेजेस। अब ध्यान रखना पड़ेगा कि डायरेक्ट वेजेस का कौन सा अमाउंट लेना है। तो जैसे आप अकाउंट्स सब्जेक्ट पढ़ते हैं, 11th में आपने अकाउंट पढ़ा, 12th में पढ़ा, फाउंडेशन में पढ़ा, इंटर में भी पढ़ेंगे, तो जो रूल्स आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग में पढ़ते हैं कि जो वेजेस आपका पेड है वो वाला अमाउंट नहीं लेना, वेजेस चार्ज वाला अमाउंट लेना है। तो डायरेक्ट वेजेस यहाँ पे कौन सा वाला चाहिए आपको, चार्ज। चार्ज का मतलब क्या है, जो पैसे हम कस्टमर से चार्ज करेंगे। अब हमने वर्कर को कुछ पैसे दे दिए हैं, कुछ पैसे अभी देने बाकी हैं, ध्यान से समझो। एग्जाम्पल में वेजेस पेड का मतलब 1,20,000 रुपए वर्कर को हम पे कर चुके हैं, और आउटस्टैंडिंग एट द एंड का मतलब वर्कर से काम तो करवा चुके हैं लेकिन अभी तक उसको पैसे नहीं दिए। इसका मतलब अभी वर्कर ने जो काम किया है वो 1,20,000 प्लस 30,000 1,50,000 का किया है, कस्टमर के लिए जो गुड बना उस पर। तो सीधी सीधी बात यह है कि यहां पर आपको कौन सा अमाउंट लिखना पड़ेगा, आपको लिखना पड़ेगा पेड प्लस आउटस्टैंडिंग एट द एंड। यदि बिगनिंग होता तो माइनस कर देते, तो आपके पास कितना देगा 120 प्लस 30, 120 प्लस 30 1,50,000 150। हाँ जी, क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस के बारे में कोई जानकारी नहीं दे रखी, तो इन दोनों का टोटल आप करोगे तो आपके पास क्या रहेगा, प्राइम कॉस्ट, और अमाउंट आपके पास कितना रहेगा, दोनों का सम कर दिया 173 प्लस 150 3,23,000 3,23,000 रुपए। अब ऐसे में आपके पास में नेक्स्ट पॉइंट क्या है, डायरेक्ट एक्सपेंसिव है तो लिखेंगे, तो यहां पे लिखना पड़ेगा भाई। हाँ जी, नेक्स्ट पॉइंट आपके पास है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ जी, डायरेक्ट चार्जेस लिखने के पास हाँ जी, सबसे पहले हम क्या लिख रहे हैं, रॉ मटेरियल कंज्यूम, फिर हम लिख रहे हैं डायरेक्ट वेजेस चार्ज, डायरेक्ट वेजेस चार्ज के बाद अब आपको क्या लिखना है, डायरेक्ट एक्सपेंसेस। हाँ जी, यहां पर भी ध्यान रखना है डायरेक्ट एक्सपेंसेस चार्ज लिखना है, तो पेड में आउटस्टैंडिंग एट द एंड आपको प्लस करना है, जैसे अकाउंट्स में रूल फॉलो करते हो सेम वही रूल यहाँ पे भी है, कुछ नया नहीं है भाई, अकाउंटिंग तो सब जगह सेम ही रहेगी। तो ध्यान दीजिए, डायरेक्ट एक्सपेंसेस में 15,000 पे कर दिया, 5,000 आउटस्टैंडिंग एट द एंड है, इसका मतलब आपका टोटल खर्चा डायरेक्ट एक्सपेंस का कितना हुआ, 15 प्लस 5 20,000 20,000। और इस तरीके से आपके पास में प्राइम कॉस्ट का जो टोटल है वो कितना आ जाएगा, 3,43,000। अब इसमें आपने क्या ऐड करना है, क्वेश्चन में देख लेते हैं क्या दे रखा है, फैक्ट्री ओवरहेड और एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड आपको दे रखा है 40% ऑफ प्राइम कॉस्ट, जो आपकी प्राइम कॉस्ट है उसका 40%। हाँ जी, फैक्ट्री ओवरहेड आपकी प्राइम कॉस्ट का 40% है, मतलब कि 3,43,000 का 40% आपके पास आ जाएगा 1,37,200। इस तरीके से टोटल कर लीजिए, आपके पास फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगी। हाँ जी, फैक्ट्री कॉस्ट कितनी आ गई आपके पास में,
4,80,200। अब आपको इसमें ऐड करना है एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, और मैंने आपको कहा था यदि क्वेश्चन में एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड दे रखा हो और मेंशन ना कर रखा हो कि रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी है या नॉट रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, कुछ ना लिखा हो, तो हम बाय डिफॉल्ट इंस्टीट्यूट कहता है क्या मान के चलो रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, और सारा का सारा खर्चा एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड का पूरा नाम होता है ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। आपको कहाँ पे लिखना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालने से पहले, जो फैक्ट्री कॉस्ट का 10% है। तो फैक्ट्री कॉस्ट का 10% यानी 4,80,200 का 10% आपको निकालना है, और आपके पास आ जाएगा 48,020 रुपीज़। यानी टोटल अमाउंट देखो कितना आता है, और आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास कितना है, 5,28,220। 5,28,220 आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको जो 3 एग्जाम्पल कराए, एग्जाम्पल 1, 2, 3, इन तीनों एग्जाम्पल में मेरा पर्पस क्या था कि रॉ मटेरियल कंज्यूम से रिलेटेड यदि कोई पॉइंट आ जाए एग्जाम में तो आपकी गलती ना हो। एग्जाम्पल 3 में मैंने आपको एक और पॉइंट समझाया कि हमें यहाँ पे यदि वेजेस पेड भी दे रखा है, आउटस्टैंडिंग भी दे रखा है, तो उस केस में हमें पेड वाला अमाउंट नहीं चाहिए, चार्ज वाला चाहिए। और चार्ज हम कैसे निकालते हैं अकाउंट्स में, वो आपको बहुत अच्छी तरह पता ही है, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है, फिर भी मैंने आपके सामने फॉर्मूला लिख दिया। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, बताइए फटाफट से। कोई दिक्कत नहीं है तो नोट कीजिए। चलिए भाई आगे देखते हैं फटाफट से। हाँ जी, आज का जो दूसरा पॉइंट है जो मुझे समझाना है वो है क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू हम कैसे निकालते हैं यदि हमें क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी दे रखी है। क्लोजिंग स्टॉक की क्वांटिटी कौन से गुड्स की, फिनिश गुड्स की। तो क्लोजिंग स्टॉक यदि फिनिश गुड्स का हमें अमाउंट की जगह एग्जाम में क्वांटिटी दे दी जाए तो आप उसकी वैल्यू कैसे कैलकुलेट करते हैं वो आज की क्लास में हमें सीखना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है पॉइंट नंबर 2 में जो आज की क्लास में मैं आपको सिखाने जा रहा हूं वो है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। देखिए कौन कौन से केसेस हो सकते हैं एग्जाम में, एग्जाम में क्या क्या केसेस आ सकते हैं वो समझ लेते हैं। सबसे पहला पॉइंट है कि आपके पास में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू गिवन है, वैल्यू गिवन है, फिर तो सारे पॉइंट्स ही खत्म हो गए। यदि क्वेश्चन में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू आपको दे रखी है फिर तो कॉस्ट शीट में आपने डायरेक्टली क्या करना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में से माइनस करके कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेना है। जैसे पिछली क्लास में हमने क्वेश्चंस किए थे वहां पे हमें वैल्यू दे रखी थी क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की, तो फॉर्मेट में वैल्यू पुट करो और अपना काम चलाओ। यदि वैल्यू आपको ना दे रखी हो, हाँ जी, क्वेश्चन के अंदर आपको क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू नहीं दे रखी, नॉट गिवन, तो उस केस में सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। हाँ जी, सबसे पहले आपको ये चेक करना पड़ेगा कि क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना है। हाँ जी, सबसे पहले आपको चेक करना पड़ेगा कि क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की क्वांटिटी कितनी है। हाँ जी, इसे निकालने का फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला बहुत ही सिंपल है, क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्वांटिटी सोल्ड। एग्जाम्पल को समझो, सर हमने 1000 क्वांटिटी आज बनाई है, 1000 यूनिट आज हमने प्रोड्यूस की है, और हमारे पास में कल रात का जो बचा हुआ सामान है वो 100 यूनिट है। तो आज मेरे पास में कुल मिलाकर कितनी क्वांटिटी है जो मैं कस्टमर को सेल कर सकता हूं,
1000 नया गुड्स है और 100 यूनिट मेरे पास में पुराना है, कहने का मतलब 1100 यूनिट है। लेकिन जो कस्टमर मेरे पास सामान खरीदने आया वो कहता है भाई मुझे तो 900 यूनिट की रिक्वायरमेंट है, तो आप मुझे 900 यूनिट दे दो, जबकि मेरे पास में सामान कितना है, गुड्स कितना है बेचने के लिए 1100। अब 1100 में से यदि मैं 900 यूनिट कस्टमर को सेल कर दूंगा तो मेरे पास तो भाई कितनी क्वांटिटी अभी भी बचेगी, मेरे पास जो क्वांटिटी बच जाएगी उस क्वांटिटी को मैं कहूँगा 200 यूनिट और उसको एक नाम दूंगा क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। हाँ जी, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आ जाएगा मेरे पास में 200, ठीक है ना। अब यदि मेरे पास में क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू क्वेश्चन में नहीं दे रखी तो मेरा पहला स्टेप क्या होगा कि मुझे क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स की निकालनी पड़ेगी, और निकालने के लिए फॉर्मूला क्या यूज करना है, क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्वांटिटी सोल्ड। इस चमत्कारी फॉर्मूले से आप क्या निकाल पाएंगे, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। अब इतना निकलने के बाद आपको सबसे पहले ये देखना पड़ेगा कि क्वेश्चन के अंदर ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड दे रखा है या नहीं दे रखा। दे रखा है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं दे रखा तो और उससे अच्छी बात है, ठीक है ना। कहने का मतलब क्या हुआ, ये सारी बातें अभी हम समझेंगे, पहले इतना नोट कर लिया भाई सबने, बोलो भाई जल्दी से। तो यदि क्वेश्चन के अंदर क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू दे रखी है, गिवन है, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है, बात ही खत्म होगी, वेरी सिंपल केस, फॉर्मेट में वैल्यू पुट करो और आगे चलो। दूसरा, यदि आपको वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखी फिनिश गुड्स की, तो फिर उस केस में आपको सबसे पहले क्वांटिटी निकालनी पड़ेगी, कितना सामान फिनिश गुड्स का मेरे पास में बचा हुआ है, देन मैं उसकी फिर वैल्यू ढूंढ लूंगा, ठीक है ना भाई, कोई दिक्कत है इसमें किसी को। चलिए हाँ जी, एक एग्जांपल लेके चलते हैं। ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, मेरे पास में 1000 यूनिट्स हैं और उनका जो अमाउंट है वो सपोज करते हैं 10,000 रुपये, मतलब 1000 यूनिट उसकी वैल्यू है 10,000, तो आप कह सकते हैं 1000 यूनिट का जो रेट है वो कितना है, 10,000 डिवाइड बाई 1000, 10,000 को 1000 से डिवाइड किया और आपके पास में रेट आ जाएगा 10 रुपये। 10 रुपये पर यूनिट आप लिख सकते हैं, मैं यहाँ पे पर यूनिट भी लिख देता हूँ आपके लिए। इसका मतलब जो मेरे पास ओपनिंग स्टॉक है उसका रेट है 10 रुपये पर यूनिट। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है जो क्वांटिटी हमने आज प्रोड्यूस की है, मान लीजिए हमने 10,000 यूनिट प्रोड्यूस की है और 10,000 यूनिट बनाने में हमारी जो लागत आई है वो 1,50,000 रुपये आई है, ठीक है ना। 1,50,000 रुपये खर्च करके हमने 10,000 यूनिट बनाई है, तो यदि मैं 10,000 से डिवाइड कर दूंगा तो एक यूनिट बनाने का जो रेट आएगा आज वो हमारे पास आ जाएगा 15 रुपये। मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि एक यूनिट बनाने में आज का जो खर्चा वो कितना है, 15 रुपये। अब आप कहोगे सर ऐसे कैसे हो सकता है, कल जो सामान बना था वो 10 रुपये के हिसाब से बना और आज 15 के हिसाब से, तो बेटा टैक्स का रेट भी चेंज हो सकता है, मेटेरियल महंगा हो सकता है, फ्यूल महंगा हो सकता है, वर्कर की वेजेस महंगी हो सकती है, सारी चीज़ें क्या हो सकती हैं, चेंज हो सकती है, कल और आज में बड़ा फर्क है, ठीक है ना। तो रेट क्या हो गया, चेंज हो गया, सप्लायर ने अचानक मटेरियल का रेट क्या कर दिया, बढ़ा दिया, और महंगा मटेरियल खरीदने की वजह से हमारी मटेरियल की कॉस्ट बढ़ी, इससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, वर्कर की सैलरी इंक्रीज हो गई, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, फैक्ट्री का रेंट बढ़ गया, उससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ी, मशीन का इंश्योरेंस बढ़ गया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ गई। तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि रेट आज की डेट में क्या चल रहा है, वो कॉस्ट अकाउंटेंट डिसाइड करेगा, मैनेजमेंट डिसाइड करेगी क्यों रेट बढ़ रहा है क्यों रेट घट रहा है, हमें आज की क्लास में इससे कोई लेना देना नहीं है। अब हमारे पास में तो सेल दे रखी है, वो सपोज करते हैं 9,000 यूनिट की सेल दे रखी है और सेल वैल्यू हमारे पास क्वेश्चन में दे रखी है 9,000 यूनिट की 2,25,000, मतलब 9,000 यूनिट हमने सेलिंग प्राइस 25 रुपए के हिसाब से क्या कर दिया, सेल कर दिया, पर यूनिट 25 रुपए, 9,000 यूनिट 25 रुपए के हिसाब से हमने मार्केट में 2,25,000 का सेल कर दिया। आपके पास में आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। हाँ जी, यहाँ पे मुझे क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है फिनिश गुड्स की, तो उसके लिए सबसे पहले मुझे करना क्या पड़ेगा, एक वर्किंग नोट बनाना पड़ेगा
और उस वर्किंग नोट में हम उसका नाम क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, जिसका फॉर्मूला मैंने आपके सामने अभी लिखा था, क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स माइनस क्वांटिटी सोल्ड। इस चमत्कारी फॉर्मूले से बेटा आप पता लगा सकते हैं कि आज आपके पास में फिनिश गुड्स की कितनी क्वांटिटी बच गई है। तो मैंने देखा भी हमने बनाया कितना था, 10,000 यूनिट। पहले से हमारे पास में कितनी यूनिट बची हुई है, 1,000। और कस्टमर कहता है जी मुझे तो 9,000 यूनिट चाहिए, आपके पास कितना पड़ा हुआ है उससे मुझे कोई लेना देना नहीं है। तो 11,000 में से 9,000 यदि मैं कस्टमर को सेल कर दूंगा आज, तो मेरी फैक्ट्री के अंदर, मतलब मेरे शोरूम के अंदर कितनी क्वांटिटी बच जाएगी, 2,000। हाँ जी, 2,000 यूनिट आज मेरे पास में बच जाएगी जो मैंने अभी तक कस्टमर को सेल नहीं की। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि 2,000 यूनिट तो मैंने कस्टमर को सेल नहीं की, इसे बनाने में मेरी जो कॉस्ट लगी होगी वो कितनी है, उसे हम कहते हैं वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो 2,000 यूनिट की वैल्यू ढूंढने के लिए अब मेरे पास यहाँ पर दो ऑप्शन है, ठीक है ना। यहाँ 2,000 यूनिट का आंसर निकालने के लिए मुझे कोई ना कोई मेथड इस्तेमाल करना पड़ेगा। वैसे तो बहुत सारे मेथड होते हैं, उसमें जो पॉपुलर मेथड है जो इंस्टीट्यूट यूज करता है वो है फीफो मेथड, और दूसरा आपके पास क्या है, वेटेड एवरेज। फीफो क्या कहता है, जो गुड्स आपके पास पहले आया था आप पहले इस्तेमाल कर लो, जो गुड्स आपके पास पहले आया था आप उसे पहले इस्तेमाल कर लो। मैंने कहा क्या मतलब, वो कहते हैं आपने कस्टमर को कितनी क्वांटिटी बेची है, आपने कस्टमर को 9,000 यूनिट बेची है। तो कस्टमर जब आपके पास 9,000 यूनिट खरीदने आएगा तो आप उसे क्या बोलो कि 9,000 यूनिट में मैं आपको पहले कौन सी यूनिट दूंगा, उसको बोलो मत, मतलब अपने मन में सोचो। ये तो मैं आपके साथ अपने मन की बात शेयर कर रहा हूँ, तो ऐसा लग रहा होगा कि भाई बिल्कुल सर साथ में खड़े हैं। यहाँ पर हम अपने मन में सोचते हैं कस्टमर जब मेरे पास आएगा और मैं फीफो मेथड का इस्तेमाल करूंगा तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट करूंगा, जो सामान मेरे पास पहले आया होगा वो मैं अपने पास से पहले निकालूंगा। 9,000 यूनिट जब कस्टमर मुझसे मांगेगा तो मैं उसे पहले कौन सी यूनिट भेजूंगा, 1,000। इसका ना कस्टमर को अभी और कितनी क्वांटिटी चाहिए होगी, 8,000 यूनिट चाहिए होगी, 1,000 तो मैंने यहां से दे दी उसको, ठीक है ना। इसका मतलब 9,000 यूनिट में मैं कस्टमर को पहले कौन सी क्वांटिटी दूंगा, 1,000। ये 1,000 सारा का सारा मैं उसे कौन सा दे दूंगा, ओपनिंग। अब कस्टमर को और कितना सामान चाहिए था, 8,000। इस 8,000 को मैं किस में से निकाल के दूंगा, 10,000 में से। तो कहने का मतलब क्या हुआ, 9,000 क्वांटिटी में 1,000 पुराना गुड्स मैं कस्टमर को दूंगा और 8,000 मैं उसको नया वाला दे दूंगा। तो मेरे पास जो 2,000 बचेगा, 2,000 यूनिट जो मेरे पास बचेगी वो सारी की सारी किस में से बचेगी, 10,000 में से। कहने का मतलब ये हुआ कि 2,000 यूनिट जो मेरे पास में आज अनसोल्ड है, जो नहीं बिका सामान, वो किस में से बचा हुआ होगा, 10,000 में से बचा होगा। तो जो रेट 10,000 यूनिट का होगा वही रेट किसका होगा, 2,000 का होगा। बात समझ में आ रही है। तो फीफो मेथड के हिसाब से आज आपके पास जो 2,000 यूनिट बची होगी उसका रेट कौन सा होगा, नया जो गुड बना होगा, दैट इज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला रेट। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वाला रेट कितना है, 15 रुपए पर यूनिट। तो उसको सॉल्यूशन में कैसे दिखाएंगे, हाँ जी कोई दिक्कत इसमें, यहां तक फटाफट से पहले नोट कर लीजिए। तो सॉल्यूशन में हम बात कर रहे हैं किसकी, हाँ जी वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, ये हमारा सॉल्यूशन है। और इस सॉल्यूशन में हम अपना आंसर अभी किससे निकाल रहे हैं, फीफो से, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट से। तो फीफो मेथड के हिसाब से 2,000 यूनिट किसका पार्ट है, 10,000 का, और 10,000 की वैल्यू कितनी है, 1,50,000। तो 1,50,000 रुपये वैल्यू है किसकी, 10,000 यूनिट की, और इसमें से आपके पास 2,000 यूनिट बच गई है। तो आप यहाँ पे 1,50,000 को 10,000 से डिवाइड कर दो, 2,000 से मल्टीप्लाई कर दो, और अपना आंसर मुझे बता दो कितना है। चलो भाई जल्दी से बताओ कितना आंसर लिखूं। तो आप अपना आंसर लिख सकते हैं 30,000, 30,000 पे अपना आंसर लिख सकते हैं। कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ, कोई दिक्कत नहीं है तो आगे चलें फिर हम। हाँ जी कोई दिक्कत इसमें,
रिपीट करना है तो बताओ, नहीं तो आगे चले। गुड। तो फीफो मेथड के हिसाब से आपका एक तरीके से फॉर्मूला क्या बना, यदि मैं फॉर्मूला ढूंढना चाहूँ, मेरे से कोई पूछे जी आप यदि एग्जाम में अपना आंसर फॉर्मूला लिख के स्टार्ट करें तो कैसे करोगे, तो सबसे पहले 1.5 लाख को मैं क्या नाम दूंगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, और 10,000 को क्या नाम दूंगा, क्वांटिटी प्रोड्यूस, और 2,000 को क्या नाम दूंगा, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। मतलब इस फॉर्मूले का इस्तेमाल करके, यूज करके मैं क्या निकालूंगा, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का निकालूंगा, ठीक है ना, फीफो मेथड का इस्तेमाल करके। अब स्टूडेंट कहता है यदि सर एग्जाम में फीफो की जगह वेटेड एवरेज लिखा है, तो यदि फीफो की जगह एग्जाम में क्वेश्चन में लिखा है कि आप वेटेड एवरेज मेथड यूज करो, तो वेटेड एवरेज मेथड के हिसाब से हम जब अपने स्टॉक की वैल्यू निकालेंगे तो हमें पता कैसे चलेगा कि वेटेड एवरेज का पर्पस क्या होता है, कहाँ यूज होता है, और फीफो कहाँ यूज होता है, ये सारी चीजें हम अभी समझेंगे। बेटा जब पुराना गुड्स और नया गुड्स आप सेपरेट स्टोर करते हो, पुराने गुड्स को अलग रखते हो, नए गुड्स को अलग रखते हो, और बेचने से पहले आपको पता होता है कि आप पुराना बेच रहे हो या नया बेच रहे हो, मतलब गुड्स को सेग्रीगेट कर सकते हो बेचने से पहले, आइडेंटिफाई कर सकते हो बेचने से पहले, तो आप वहां पे फीफो मेथड भी यूज कर सकते हो, लीफो मेथड भी यूज कर सकते हो, ठीक है ना। तो अभी हम बात कर रहे हैं फर्स्ट इन फर्स्ट आउट की, वो कहाँ पे यूज होगा, जहां पे गुड्स को बेचने से पहले गुड्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। और दूसरा केस क्या है, वेटेड एवरेज, जहां पे गुड्स को बेचने से पहले हमें नहीं पता कि पुराना गुड्स कौन सा है, नया गुड्स कौन सा है, क्योंकि पुराना और नया गुड्स देखने में आइडेंटिकल है, सेम है, और हमने दोनों गुड्स को एक ही जगह लाके स्टोर कर दिया। जब एक ही जगह गुड्स को लाके स्टोर कर दिया तो पता ही नहीं चल पा रहा कि कौन सा नया कौन सा पुराना है। जैसे मान लीजिए आपके पास बैटरी है जो रिमोट कंट्रोल में लगती है, रिमोट कंट्रोल की पुरानी बैटरी निकाल लो और नए पैकेट खोल लो और दोनों बैटरी को एक साथ रख दो, मिला दो, तो आपको पता ही नहीं चल पाता इसमें कौन सा पुराना है कौन सा नया, क्योंकि देखने में आइडेंटिकल है। ठीक उसी तरीके से पेट्रोल पंप में जब आप पेट्रोल भरवाने जाते हैं तो पेट्रोल कहाँ से आता है आपके पास में, आपकी गाड़ी में जो पेट्रोल पंप पे मशीन लगी है, और मशीन में एक मोटर लगी होती है, और वो मोटर में एक पाइप लगा होता है, पाइप कहाँ तक जाता है, नीचे जो टैंक बना होता है बेसमेंट में वहां पे। अब वो जो बेसमेंट में टैंक बना हुआ है, उस टैंक में दो तरीके का पेट्रोल होता है, एक नया पेट्रोल जो आज आपने परचेज किया होगा पेट्रोल पंप वाले ने, और एक उसके बाद जो कल रात का पेट्रोल बचा हुआ होगा, ठीक है ना। तो पुराना पेट्रोल और नया पेट्रोल क्या हो गया होगा, मर्ज हो गया होगा, मिक्स हो गया होगा। और आप जब अपनी गाड़ी में फ्यूल भरवाओगे तो आपको खुद नहीं पता कि जो पेट्रोल पंप वाले ने पेट्रोल आज मेरी गाड़ी में भरा है उसमें कितना पुराना है कितना नया है, क्योंकि दोनों पेट्रोल आइडेंटिकल थे, सेम थे, और एक ही जगह लाके उसने स्टोर कर दिया। तो ऐसे केस में जहाँ पे पुराना गुड्स और नया गुड्स मिक्स हो जाते हैं बेचने से पहले, और बेचने वाले को ये नहीं पता चल पा रहा कि वो कौन सा गुड बेच रहा है, पुराना या नया, तो ऐसे केस में वो अपने स्टॉक की वैल्यू कौन से मेथड पे यूज करता है, वेटेड एवरेज मेथड पे यूज करता है। तो वेटेड एवरेज के हिसाब से जब हम अपना आंसर निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, वो सारी चीजें अब हम सीखेंगे। हाँ जी, वेटेड एवरेज के हिसाब से हमें खुद नहीं पता कि जो 9,000 यूनिट हमने बेची है वो किस में से बेची है। तो मैन्युफैक्चरर कहता है कि जो गुड्स हमने बेचा है 2,000, 9,000 कितना बेचा है 9,000, जो हमने 9,000 यूनिट बेची है हमें खुद नहीं बचा हमने किस में से बेचा है, सेल किया। हमने कहा कोई बात नहीं, नहीं पता तो हम बताएंगे हम किस लिए आए हैं यहाँ पर दुनिया में, कॉस्ट अकाउंटेंट कहता है। वो कहता है जी आपने ना तो 10,000 में से बेचा है ना आपने 1,000 में से बेचा है, बल्कि आपने कितने में से सेल किया है, 11,000 में से सेल किया, क्योंकि पुराना गुड्स और नया गुड्स आपने क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। पुराना 1,000 यूनिट है, नया 10,000 है, दोनों को आपने मिक्स कर दिया, और मिक्स करने के बाद अब आपके पास जो क्वांटिटी है वो 11,000 है। 11,000 में से आपने क्या किया, 9,000 कस्टमर को सेल कर दिया, और बाकी का 2,000 आपके पास अभी भी बचा हुआ है। इसका मतलब यदि मुझे 2,000 यूनिट का रेट निकालना है तो 2,000 का आंसर मुझे किससे मिलेगा, जब मुझे 11,000 की कॉस्ट पता चलेगी। तो 11,000 की कॉस्ट कैसे निकालूंगा, 11,000 की कॉस्ट निकालने के लिए मुझे करना क्या पड़ेगा, 10,000 की कॉस्ट में 1,000 की कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, 10,000 की कॉस्ट में 1,000 की कॉस्ट ऐड करनी पड़ेगी, तब जाके 11,000 की कॉस्ट आएगी। तो 10,000 की कॉस्ट कितनी है, 1,50,000, 10,000 की कॉस्ट कितनी है 1,50,000, और 1,000 की कॉस्ट कितनी है 10,000 रुपये। इसका मतलब यदि मैं इन दोनों को प्लस कर दूं 1,50,000 प्लस 10,000 तो मेरे पास आ जाएगा 1,60,000। ये 1,60,000 कॉस्ट हो जाएगी 11,000 यूनिट की। 11,000 कैसे आया, 10,000 प्लस 1,000। इसका मतलब क्या हुआ
कि 1,60,000 पे हम खर्च कर रहे हैं कितनी यूनिट बनाने में, 11,000, और हमें आंसर किसका चाहिए, 2,000 का। तो 1,60,000 को मैंने डिवाइड कर दिया किससे, 11,000 से, और मल्टीप्लाई कर दिया 2,000 से, तो मेरे पास में स्टॉक का अमाउंट आ जाएगा कितना है, हाँ जी 1,60,000 डिवाइडेड बाई 11,000 मल्टीप्लाई बाई 2,000, और आंसर आ जाएगा 29,091 अप्रोक्सीमेटली। यदि मैं राउंड ऑफ करूंगा तो 91 हो जाएगा इस तरीके से। और ये आपका आंसर कौन से मेथड से आ गया, वेटेड एवरेज। ठीक है जी। तो एग्जाम में यदि कहा जाए वेटेड एवरेज मेथड का यूज करके अपना आंसर निकालो, तो आपको करना क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक की वैल्यू प्लस करनी है, मतलब 1,50,000 में 10,000 प्लस करना है, 1,60,000, और उसको 11,000 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि आपको खुद नहीं पता कि 9,000 यूनिट 9,000 आपने किस में से सेल किया। जब आपको ये नहीं पता कि 9,000 किस में से सेल किया, तो आपको ये भी नहीं पता होगा कि 2,000 जो क्वांटिटी बच गई है वो किस में से बची है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2,000 का आंसर निकालने के लिए आप क्या कहोगे कि मेरी 2,000 यूनिट किस में से बची है, 11,000 में से। 11,000 की वैल्यू कितनी है, 1,60,000। 1,60,000 को 11,000 से डिवाइड किया और 2,000 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई, और आपके पास आ गया 29,091। यदि आप जानना चाहते हैं इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला क्या है, तो 1,50,000 को भाई आप क्या नाम दोगे, 1,50,000 को आप क्या नाम दोगे, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन प्लस वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक डिवाइडेड बाई क्वांटिटी प्रोड्यूस प्लस क्वांटिटी ऑफ ओपनिंग स्टॉक, और मल्टीप्लाई कर देंगे क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक से, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। और ये ध्यान रखना है सारी की सारी चीजें किसकी होगी, फिनिश गुड्स की होगी। किसकी होगी भाई, फिनिश गुड्स की होगी। तो मैंने आपको पहले ही कहा था आज की क्लास धमाकेदार होगी। धमाके का मतलब क्या हुआ कि आपको यहाँ पे दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें समझने को मिल रही है। आप बहुत लकी हैं कि आपको फटाफट से बहुत आसानी से ये सारी चीजें समझने के लिए मिल रही हैं। मतलब बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, जो मैंने आपको बहुत आसानी से समझा दिया। एग्जाम में बच्चा कॉस्ट शीट का क्वेश्चन देख के खुश तो बहुत होता है, लेकिन उससे ज्यादा दुखी होता है जब वो पेपर से बाहर निकलता है कि यार ये पॉइंट तो मेरे सर ने बताया नहीं था, या मेरे को याद नहीं आया, सर ने तो बताया था लेकिन मैंने कंसीडर नहीं किया। तो डिपेंड करता है किस बच्चे के साथ क्या घटना घटी। हो सकता है सर ने बताया बच्चे को ध्यान ना हो सकता है सर ने ही ना बताया, सर को लगता है यार सिंपल क्वेश्चन आते बताने की जरूरत नहीं है। भाई मैं अपनी तरफ से कोशिश क्या करूंगा, आपको सारे पॉइंट्स बताऊंगा ताकि आपसे एग्जाम में कोई गलती ना हो। ठीक है ना। गलती का मतलब क्या हुआ कि आपका एक अटेम्प्ट बढ़ सकता है, पास ही नहीं होंगे, टोटल नहीं बनेगा, एग्रीगेट नहीं बनेगा, 240 तो ले आओगे, और 40 लाना कोई अच्छी बात नहीं है। अच्छी बात कब है, जब आपके कॉस्टिंग में 70, 80, 90 के बीच में है, तो मजा भी आया यार कि हाँ जी बच्चा हमसे पढ़ा और इतने अच्छे नंबर लेके आया। तो आप यदि अच्छे नंबर लेके आते हैं तो आपको तो खुशी, मतलब बहुत खुशी होगी, हमें आपसे ज्यादा खुशी होती है यार हमारा बच्चा इतना अच्छा परफॉर्म कर पाया। उसको देख के और बच्चे मोटिवेट होते हैं, यार जब हमारा दोस्त भी कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते। तो आप ये सोचो कि आप बहुत लोगों का मतलब क्या कहते हैं, मनोबल बढ़ा सकते हैं। आपका मतलब आप एक स्टूडेंट हो, टीचर भी खुश हो जाएगा, उसके जो यार दोस्त है वो भी खुश होंगे, और हम बताएंगे यार ये बच्चा देखो हमसे पढ़ा था, इतने अच्छे नंबर लेके आया। चलिए, तो आज की क्लास में जो मैं दूसरा पॉइंट डिस्कस कर रहा हूं जिसका नाम है क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड, उसमें हमने क्या देखा कि हमने दो आंसर निकाले, एक फीफो मेथड और एक वेटेड एवरेज से। मेथड तो बहुत सारे हैं, बट एग्जाम में जो यूज होते हैं वो दो यूज होते हैं। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत सारे मेथड हैं वो आपको अभी क्यों नहीं करने। मेटेरियल कॉस्टिंग के अंदर आप उसको फिर भी यूज कर सकते हैं, बट कॉस्ट शीट के अंदर जो आपके सिलेबस में आते हैं वो आते हैं फीफो और वेटेड एवरेज। चलिए, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, प्रिपेयर कॉस्ट शीट। आपको यहां पे क्या बनाना है, कॉस्ट शीट बनाना है। हाँ जी, अब तक हम 3 एग्जाम्पल पहले कर चुके थे, ये हमारा चौथा एग्जाम्पल था, और अब आपके पास में नेक्स्ट एग्जाम्पल आ गया, एग्जाम्पल नंबर 5, जिसमें आपको बनाना है कॉस्ट शीट। हाँ जी, एक चीज का ध्यान रखना है, जब आप कॉस्ट शीट बनाते हैं और एग्जाम के अंदर आपको इंफॉर्मेशन पर यूनिट में दे रखी होती है, जैसे मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट दे रखा हो, लेबर कॉस्ट पर यूनिट दे रखा हो, डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट दे रखा हो, फैक्ट्री ओवरहेड पर यूनिट दे रखा हो, एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड पर यूनिट में दे रखा हो, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट में दे रखा हो, तो आपको पता कैसे चलेगा कि वो इंफॉर्मेशन जो पर यूनिट में दे रखी है उसे अमाउंट में कन्वर्ट करने के लिए किस क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करना है। तो आपको छोटा सा पॉइंट मैं समझाऊंगा, जब एग्जाम में कॉस्ट शीट बनाएंगे, जब आप एग्जाम में कॉस्ट शीट बनाएंगे तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक
जो भी चीजें आपको निकालनी है, रॉ मटेरियल कंज्यूम, लेबर चार्जेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड, कितनी चीजों के नाम लिखे बेटे मैंने? 5। मटेरियल, लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंस, फैक्ट्री ओवरहेड, ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव। इन पांचों चीजों को निकालने के बाद आपके पास क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जो क्वांटिटी आज हमने अपनी फैक्ट्री के अंदर प्रोड्यूस की है वो उसकी कॉस्ट कितनी है। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का संबंध, रिलेशन किससे होता है? क्वांटिटी प्रोड्यूस से होता है बेटा। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का रिलेशन किससे होता है? क्वांटिटी प्रोड्यूस। तो यहाँ जितना भी अमाउंट आपको लिखना है वो अमाउंट यदि आपको नहीं पता और इंफॉर्मेशन पर यूनिट में दे रखी हो एग्जाम में क्वेश्चन में, तो आपको उसे क्वांटिटी प्रोड्यूस से क्या करना है? मल्टीप्लाई। इसका मतलब मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट, मटेरियल कॉस्ट पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्वांटिटी प्रोड्यूस से। लेबर कॉस्ट पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्वांटिटी प्रोड्यूस से। डायरेक्ट एक्सपेंसेस पर यूनिट को किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्वांटिटी प्रोड्यूस से। फैक्ट्री एक्सपेंसेस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी प्रोड्यूस से। एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस पर यूनिट को मल्टीप्लाई करेंगे क्वांटिटी प्रोड्यूस से। क्या मतलब हुआ कि यदि कोई इंफॉर्मेशन पर यूनिट में दे रखा हो और अमाउंट में आप निकालना चाहते हैं तो किसको किससे मल्टीप्लाई करना है वो मैं आपको सिखाना चाहता हूं एग्जांपल नंबर 5 से। चलिए, अब सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक्सपेंसेस, सेलिंग एक्सपेंसेस यदि पर यूनिट आपको दे रखा हो, प्रॉफिट पर यूनिट आपको दे रखा हो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट आपको दे रखा हो। अब 3 बातें बोल रहा हूं, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट दे रखा हो, प्रॉफिट पर यूनिट दे रखा हो, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है और आप इन्हें अमाउंट में लाना चाहते हैं, आप इन्हें अमाउंट में लाना चाहते हैं, इन 3 चीजों को अमाउंट में लाना है। तो उस केस में आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्वांटिटी सोल्ड, क्वांटिटी सोल्ड। 3 बार बोल रहा हूं क्वांटिटी सोल्ड। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड है, ये जो आप कॉस्ट निकाल रहे हो, समझो ये जो कॉस्ट आप निकाल रहे हो ये किसकी कॉस्ट है? गुड्स सोल्ड की। जो क्वांटिटी आपने बेची है उसकी कॉस्ट है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो इसका मतलब इस वैल्यू के बाद जो भी इंफॉर्मेशन आ रही है उसका संबंध किससे? गुड्स सोल्ड से। तो यहां सब जगह क्या लिखना है? ये जितने भी अमाउंट आपको निकालने हैं, प्रॉफिट यदि आपको पर यूनिट में दे रखा है अमाउंट में चाहिए, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट में दे रखा है अमाउंट में चाहिए, सेलिंग प्राइस पर यूनिट दे रखा है अमाउंट में चाहिए, तो आप इन्हें किससे मल्टीप्लाई करके अमाउंट में निकालेंगे? क्वांटिटी सोल्ड से। बात समझ में आ रही है? तो आज का तीसरा पॉइंट मैं आपको क्या समझा रहा हूं कि यदि इंफॉर्मेशन पर यूनिट में दे रखी हो और अमाउंट में आपको निकालना पड़े तो आप कैसे निकालोगे? क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करके। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक जो भी इंफॉर्मेशन पर यूनिट में दे रखी है क्वांटिटी प्रोड्यूस से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके सेल वैल्यू तक जितनी भी जानकारी दे रखी है सबको क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करना है। चलो, तो इस बात को समझो। हाँ जी, यहां से लेके यहां तक क्वांटिटी प्रोड्यूस का इस्तेमाल करना है और यहां से लेके यहां तक क्वांटिटी सोल्ड का इस्तेमाल करना है यदि जानकारी एग्जाम में पर यूनिट में आपको दे रखी है और आपको कॉस्ट शीट में अमाउंट लिखना है। बात समझ में आ गई सबको? चलिए, तो बहुत सारी चीजें भैया सीखने को मिलती हैं। मैंने आपको पहले ही कहा था क्लास नंबर 2 आज आपके लिए बहुत अच्छी क्लास जाने वाली है, बहुत सारे पॉइंट्स आपको सीखने को मिलेंगे। तो एग्जाम्पल नंबर 5 पे हम वापस आते हैं और एग्जाम्पल 5 में हमें क्वेश्चन में कहा जाता है प्रिपेयर कॉस्ट शीट। क्या बना के दीजिए? कॉस्ट शीट बना के दीजिए। तो कॉस्ट शीट बनाने के लिए हमारे पास क्वेश्चन में मटेरियल कॉस्ट दे रखी है पर यूनिट 50 रुपए, लेबर कॉस्ट पर यूनिट है 30 रुपए, डायरेक्ट एक्सपेंस है 10 रुपए, फैक्ट्री ओवरहेड है 25 रुपए, एडमिनिस्ट्रेटिव है 15 रुपए। मतलब कि ये सारी की सारी चीजें जब आप अमाउंट में कन्वर्ट करोगे तो आप इन्हें किससे मल्टीप्लाई करोगे? क्वांटिटी प्रोड्यूस से। हाँ जी, सेलिंग ओवरहेड और सेलिंग प्राइस, सेलिंग ओवरहेड ये दो चीजें आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे? क्वांटिटी सोल्ड से। पहले 5 चीजें क्वांटिटी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई होगी, सेलिंग एक्सपेंसेस और सेलिंग प्राइस को क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करना है। बहुत बढ़िया पॉइंट मैं आपके सामने लेके आ रहा हूं समझने के लिए। हमने बनाया है 5000 यूनिट और बेचा कितना है? 4000। यदि मैं 5000 यूनिट बना के 4000 यूनिट बेचूंगा तो जो मेरे पे 1000 यूनिट बचेगी उस 1000 यूनिट का नाम क्या होगा?
उसको हम बोलेंगे क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड। मतलब 5000 यूनिट बना के बेटा मैंने 4000 बेचा, मतलब मेरे पास तो 1000 यूनिट अभी भी बची हुई है जो मैंने नहीं बेची। अक्सर बच्चे क्या करते हैं एग्जाम के अंदर, कॉस्ट शीट बनाते टाइम क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू जो 1000 यूनिट की आपको लिखनी चाहिए थी वो लिखना भूल जाते हैं। वो कहते हैं सर हमें तो क्वेश्चन में दिखाई दिया ही नहीं, 5000 बनाया 4000 बेचा, हमें तो 1000 दिखाई नहीं दिया। आपको कैसे दिखाई देगा? तो मैंने कहा बेटा जब 5000 बनाएंगे और 4000 बेचेंगे तो 1000 बचेगा भी, तो वो लिखा नहीं जाएगा, वो हिडन पॉइंट है। इंस्टीट्यूट चाहता है कि बच्चा वो 1000 की एडजस्टमेंट छोड़ के आए, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन गलत करके आए, ताकि वो एक अटेम्प्ट अपना और बढ़ाए। भाई इंस्टीट्यूट ने 15 से 20% रिजल्ट देना है, तो इसका मतलब बाकी जो परसेंट है वो तो फेल वाली कैटेगरी का आ गया। हमें पास वाली कैटेगरी में यदि अपना नंबर लाना है, नाम लिखवाना है, भैया हर एक चीज को सावधानी से एग्जाम में पढ़ना पड़ेगा। सावधानी हटी दुर्घटना घटी, आप सब जानते हैं ये बात। तो चलिए तो फटाफट से हम इस क्वेश्चन को आगे सॉल्व करते हैं। हाँ जी, फटाफट से यदि क्वेश्चन कोई नोट करना चाहे तो नोट कर सकता है। हाँ जी, मेरे हिसाब से सभी बच्चों ने नोट कर लिया होगा। चलिए आगे चलते हैं हम। तो ये फॉर्मेट मैंने आपके लिए बना रखा था, फटाफट से मैं इसको क्लियर करता हूँ ताकि मैं इसको सॉल्व कर सकूँ। सॉल्यूशन आपके पास में आ गया एग्जाम्पल नंबर 5 का। इसमें सबसे पहले हमें क्या रखना है, क्वांटिटी जो आपके पास में प्रोड्यूस है वो कितनी है, यानी क्वांटिटी प्रोड्यूस हमारे पास कितनी थी, 5000। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तक सारे के सारे अमाउंट आपको किस क्वांटिटी पे निकालने हैं, क्वांटिटी प्रोड्यूस पे, ठीक है ना। सेलिंग एक्सपेंसेस आपको निकालना है क्वांटिटी सोल्ड पे, सेल वैल्यू आपको किस पे निकालना है, क्वांटिटी सोल्ड पे। चलिए भाई अब जल्दी से मुझे बताओ, यहां पर आपके पास में कितना आएगा पर यूनिट, कितना दे रखा है, मटेरियल आपके पास है 50 रुपीज पर यूनिट, लेबर आपके पास है 30, डायरेक्ट एक्सपेंस है 10 रुपये, फैक्ट्री है 25 रुपये, एडमिनिस्ट्रेटिव 15 रुपये, सेलिंग ओवरहेड 8 रुपये और सेलिंग प्राइस 180 रुपये पर यूनिट आपको दे रखा है। जरा इनको यदि मैं मल्टीप्लाई करूं तो देखो भाई कितना अमाउंट आता है। 5000 यूनिट को 50 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आएगा 2,50,000। फिर 5000 यूनिट को मल्टीप्लाई किया 30 से 1,50,000। 5000 यूनिट को 10 से मल्टीप्लाई किया 50,000। तो टोटल आपके पास में आ जाएगा 4,50,000 रुपये का डायरेक्ट कॉस्ट। डायरेक्ट कॉस्ट का दूसरा नाम होता है प्राइम कॉस्ट। आप प्राइम कॉस्ट भी लिख सकते हैं, डायरेक्ट कॉस्ट भी लिख सकते हैं। यदि कोई बच्चा नाराज हो जाए कि सर आपने डायरेक्ट कॉस्ट क्यों लिख दिया, तो उसकी नाराजगी दूर करने के लिए बेटा मैं क्या लिख सकता हूँ, प्राइम कॉस्ट भी लिख सकता हूँ। यानी 5000 यूनिट बनाने में फैक्ट्री का खर्चा 25 रुपये के हिसाब से 1,25,000 हो गया और आपके पास में टोटल कितना आ जाएगा, 5,75,000। यानी कोई दिक्कत है इसमें किसी को? 15 रुपये के हिसाब से 75,000। कैलकुलेशन एक बार भैया चेक कर लेना, भूल चूक माफ हो जाए। हाँ जी, 6,50,000, 6,50,000 मेरे पास आ गया कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और आप सभी लोग जानते हैं कि ये कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मैं किस क्वांटिटी का निकाल रहा हूँ, 5000 यूनिट का। मतलब 5000 यूनिट बनाने में मेरी लागत कितनी लगी, 6,50,000 रुपये, यानी 6,50,000 रुपये। अब 6,50,000 यूनिट, सॉरी 6,50,000 रुपये जो मेरी कॉस्ट है वो कितनी यूनिट की है, 5000 की, और मैंने कितनी यूनिट बेच दी है, 4000। इसका मतलब मेरे पास 1000 यूनिट बची है। तो मैं जानना चाहता हूँ 1000 यूनिट की वैल्यू कितनी है। अब 1000 यूनिट की वैल्यू निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, 6,50,000 जो मेरी कॉस्ट है वो तो 5000 यूनिट की है और मैंने उसमें से 1000 नहीं बेचा, 5000 में से 1000 यूनिट नहीं बेचा, तो 1000 की कॉस्ट कितनी होगी वो मुझे पता लगाना है। 6.5 लाख को, 6,50,000 को, 6,50,000 को 5,000 से मैंने क्या किया, डिवाइड किया और 1000 से मल्टीप्लाई किया।
तो मेरे पास जो अमाउंट आ जाएगा वो आ जाएगा 1,30,000, 1,30,000, 1,30,000। और इस तरीके से जो क्वांटिटी बिक गई है उसकी कॉस्ट कितनी आ जाएगी भाई? 5,20,000, 5,20,000। 4,000 यूनिट को बेचने में 8 रुपए के हिसाब से आपकी जो कॉस्ट आती है वो है 32,000। टोटल आपकी कॉस्ट आती है 5,52,000। हाँ जी, एक यूनिट आपने कस्टमर को 180 रुपए के हिसाब से सेल कर दिया। यदि 180 रुपए के हिसाब से आप एक यूनिट कस्टमर को बेचोगे तो 4,000 यूनिट आपने कितने की सेल कर दी? 7,20,000 की, 7,20,000। और 7,20,000 पे कस्टमर से लेने के लिए आपको कॉस्ट कितनी इनकर करनी पड़ी 4,000 यूनिट पर? 5,52,000, 5,52,000। और आप कह सकते हैं कि सर हमने जो प्रॉफिट कमा लिया वो हमारा बैलेंसिंग फिगर आ गया। कैसे बैलेंसिंग फिगर आया? 7,20,000 रुपये की सेल वैल्यू में से मैं 5,52,000 जो मेरी कॉस्ट है उसको क्या कर दूंगा? माइनस कर दूंगा। तो मेरे पास में अमाउंट कितना आ जाएगा? 1,68,000। तो 1,68,000 रुपये मेरे पास क्या आ जाएगा? प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? चलिए फटाफट से नोट कर लीजिएगा, कोई दिक्कत है तो बताना। हाँ जी, इसी तरीके से जैसे मैंने एक आपको एग्जांपल दिया था उस एग्जांपल से रिलेटेड वैसे ही सेम क्वेश्चन मैं आपको और करा रहा हूँ। जो सुमित रस्तोगी क्लासेस की जो बुक आपको मिलेगी उस बुक में क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट शीट का। हाँ जी, कॉस्ट शीट का क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2 में आपके सामने लिखा है प्रिपेयर कॉस्ट शीट फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। जो डाटा आपको दे रखा है बेटा उससे आपको एक कॉस्ट शीट तैयार करनी है जिसमें रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको दे रखा है 1,60,000, डायरेक्ट वेजेस आपको दे रखी है 80,000, फैक्ट्री ओवरहेड आपके पास है 20% ऑफ डायरेक्ट वेजेस, ऑफिस का खर्चा है 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट, सेलिंग ओवरहेड आपके पास है 12,000, यूनिट प्रोड्यूस 4,000, यूनिट सोल्ड 3,600। तो सबसे पहले आप एक काम करना, 4,000 के आगे यूनिट्स लिख लेना ताकि आपको पता चल जाए कि आपने बनाया कितना है 4,000 और बेचा कितना आपने 3,600। यदि 4,000 बनाकर 3,600 बेचोगे, 4,000 बनाकर 3,600 बेचोगे तो जो बैलेंसिंग फिगर आएगा 400 यूनिट का, वो 400 यूनिट आपके लिए क्या बन जाएगा? आप उस 400 यूनिट को कहोगे क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। जो हर बच्चा एग्जाम में भूल जाता है, मैं नहीं चाहता कि कोई भी बच्चा इस तरीके की छोटी सी भी गलती करके आए। 4,000 बनाकर 3,600 बेचोगे तो 400 यूनिट आपके लिए आ जाएगा क्लोजिंग स्टॉक, जिसका अमाउंट आपको निकालना पड़ेगा। यानी सेलिंग प्राइस आपके पास है पर यूनिट 100 रुपए और आपको यहाँ पे क्या बनाना है? कॉस्ट शीट। देखिए कैसे। यानी सबसे पहले आपके पास में है डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम, तो डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम कितना दे रखा आपके पास में? 1,60,000। यानी डायरेक्ट लेबर कितना आपके पास में? 80,000। यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस क्वेश्चन में आपको नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, तो आपके पास आ जाएगा 2,40,000। यानी फैक्ट्री का खर्चा वेजेस का 20% है। वेजेस यदि आपके पास है 80,000, 80,000, तो बेटा 20%, 20% आपके पास कितना आ जाएगा? 16,000, 16,000। और आपके पास में फैक्ट्री कॉस्ट आ जाएगा 2,56,000, 2,56,000 पे। यानी ऑफिस का खर्चा 10% ऑफ फैक्ट्री कॉस्ट है, तो आपकी फैक्ट्री कॉस्ट है 2,56,000 और 2,56,000 का 10% आपके पास आ जाएगा 25,600। यानी 2,56,000 रुपये में 10% आपने निकाला 25,600, तो आपके पास आ जाएगा 2,81,600। अब ये ध्यान रखना 2,81,600 जो कॉस्ट है वो कितनी यूनिट की थी? 4,000 यूनिट की थी और आपने उसमें से 3,600 यूनिट सेल कर दिए। आपने 3,600 यूनिट सेल कर दिए, 3,600 यूनिट आपने सेल कर दिया।
तो यदि 4000 में से 3600 यूनिट आप सेल कर दोगे तो आपके पास जो 400 यूनिट बचेगा उसकी कॉस्ट कितनी है वो पता लगाना है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सिंपल 2,81,600 जो कॉस्ट है वो 4000 यूनिट की है और हमें 400 यूनिट की कॉस्ट निकालनी है, मतलब कि हमारे पास आ जाएगा 28,160 यानी 28,160 आपके पास कितना आएगा माइनस करके अब यानी 253,440 2,53,440 आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स सोल्ड, या आप इसकी जगह खाली कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिख सकते हैं। यानी सेलिंग ओवरहेड क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, सेलिंग ओवरहेड आपके पास में है 12,000 रुपये, सेलिंग ओवरहेड आपके पास है 12,000 रुपये, 12,000 रुपये आपने प्लस किया और आपके पास आ जाएगा 2,65,440। हाँ जी, 3600 यूनिट आपने कस्टमर को बेची है, 3600 यूनिट आपने कस्टमर को सेल की है 100 रुपये के हिसाब से, और आपकी सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी 3,60,000 3,60,000। मतलब कस्टमर से 3600 यूनिट की सेल वैल्यू 100 रुपये के हिसाब से 3,60,000 रुपये लेने के लिए आपको 2,65,440 की कॉस्ट लगानी पड़ेगी और बैलेंसिंग फिगर 94,560 आपके पास क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। मतलब सेल में से आपने टोटल कॉस्ट माइनस कर दिया और आपके पास बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, प्रॉफिट आ जाएगा। हाँ जी, कोई दिक्कत इसमें किसी को? चलिए, तो ये क्वेश्चन नंबर 2 का मैंने आपको सॉल्यूशन कराया है, कोई दिक्कत इसमें किसी को? तो सुमित रस्तों की क्लासेस की जो बुक आपको मिलेगी उस बुक के अंदर क्वेश्चन नंबर 2 कॉस्ट शीट का मैंने अभी आपको करवाया है, ठीक है ना। इसी से मिलता जुलता एक और क्वेश्चन आपको मैं कराता हूं, क्वेश्चन नंबर 4 कॉस्ट शीट चैप्टर क्वेश्चन नंबर 4। द फॉलोइंग डेटा relate to the manufacture of standard product during the 4 week ending on 31st March 2017। मतलब आपके पास यहाँ पर इस क्वेश्चन के अंदर कुछ इंफॉर्मेशन दे रखी है 31 मार्च तक की, जिसमें लिखा हुआ है रॉ मटेरियल कंज्यूम 20,000 रुपये, डायरेक्ट वेजेस कितना दे रखा है आपको 12,000, मशीन आवर्स वर्कड, मशीन आवर वर्क्स का मतलब फैक्ट्री के अंदर मशीन कितने घंटे चली 950 घंटे चली, मशीन आवर रेट का मतलब फैक्ट्री के अंदर 1 घंटे मशीन के चलने का खर्चा कितना है 2 रुपये, यानी फैक्ट्री के अंदर 1 घंटे मशीन चलने का खर्चा कितना है 2 रुपये। इसका मतलब यदि मैं 950 घंटे को 2 रुपये से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा। भाई फैक्ट्री ओवरहेड आ जाएगा मेरे पास में कितना 950 घंटे मशीन चलने का खर्चा 2 रुपये के हिसाब से मेरे पास आ जाएगा 1900 रुपये। मतलब 1900 रुपये मेरे पास क्या है, फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट है। यदि आपसे पूछा जाए फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट कितना है तो आप कहोगे मशीन जितनी देर चलेगी उसको रेट से मल्टीप्लाई कर दो। चलो, यानी ऑफिस ओवरहेड आपके पास है वर्क कॉस्ट का 15%। आप सभी लोग जानते हैं वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम क्या होता है, वर्क कॉस्ट का दूसरा नाम होता है फैक्ट्री कॉस्ट। तो जो भी आपकी फैक्ट्री कॉस्ट आएगी उसका 15% आपके पास होगा ऑफिस ओवरहेड। यानी सेलिंग ओवरहेड आपके पास है 37 पैसे पर यूनिट, सेलिंग ओवरहेड आपके पास है 37 पैसे पर यूनिट। मतलब जो क्वांटिटी सोल्ड होगी, क्वांटिटी आपने कितनी सेल की है 18,000, 18,000 यूनिट को 37 पैसे से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो 18,000 को यदि 37 पैसे से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास कितना अमाउंट आ जाएगा 660 अमाउंट आपके पास में आ जाएगा। ट्रिपल सिक्स जीरो। यदि आपको सेल वैल्यू निकालनी है तो सेल वैल्यू निकालने के लिए 18,000 यूनिट को 2 रुपये 50 पैसे से आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास में सेल वैल्यू कितनी आएगी, 18,000 यूनिट का 2.5 रुपये के हिसाब से सेल वैल्यू कितनी आ जाएगी 45,000, 45,000। तो सबसे पहले जो इन्फॉर्मेशन हमें क्वेश्चन में दे रखी है उसमें से हमने अपने काम की इन्फॉर्मेशन ढूंढ ली। हमने कहा भाई फैक्ट्री का खर्चा हमें क्वेश्चन में दे नहीं रखा, तो फैक्ट्री का खर्चा निकालने के लिए मशीन आवर्स को मशीन आवर रेट से मल्टीप्लाई किया, 1900 रुपये आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट आ गया। फिर दूसरा सेलिंग ओवरहेड जो आपको पर यूनिट में दे रखा है 37 पैसे,
उसे क्वांटिटी सोल्ड 18,000 से मल्टीप्लाई किया और 6,660 रुपये आपके पास आ गया सेलिंग ओवरहेड। फिर आपके पास में सेलिंग प्राइस पर यूनिट 2.5 रुपये दे रखी है, आपने उसको 18,000 से मल्टीप्लाई किया और आपके पास में सेल वैल्यू आ गई 45,000। अब आपसे क्वेश्चन में क्या कहते हैं, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट फ्रॉम द अबव शोइंग, जो इन्फॉर्मेशन आपको दे रखी है उससे आपको स्टेटमेंट बनानी है। एक कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट बताना है और दूसरा आपको प्रॉफिट फॉर द पीरियड बताना है। मतलब आपको यहाँ पे दो स्टेटमेंट बनानी पड़ेगी। पहली स्टेटमेंट यहाँ पे पहले कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन निकालोगे और उसे फिर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का जो अमाउंट आएगा उसे पर यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड करोगे। दूसरा फिर आपको निकालना है प्रॉफिट। तो देखिए कैसे करेंगे। सॉल्यूशन में सबसे पहले हमें क्या निकालना है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। अब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट निकालने के लिए मुझे सबसे पहले क्या चाहिए, रॉ मटेरियल कंज्यूम चाहिए, फिर मुझे चाहिए डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। हाँ जी, डायरेक्ट एक्सपेंस है नहीं, तो इन दोनों का सम आपके लिए क्या आ जाएगा, प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर आप इसमें ऐड कर दोगे फैक्ट्री ओवरहेड, जो अभी आपने 1900 रुपये निकाले, तो आपके पास क्या आ जाएगा, वर्क्स कॉस्ट। आप इसकी जगह फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हैं, वर्क कॉस्ट भी लिख सकते हैं, फैक्ट्री कॉस्ट भी लिख सकते हैं। फिर आप इसमें ऐड कर देंगे ऑफिस ओवरहेड, तो आपके पास क्या आ जाएगा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। हाँ जी, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके पास में आ जाएगा। और आप उसे यदि क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे, क्वांटिटी प्रोड्यूस से डिवाइड कर देंगे, तो आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट। ठीक है जी। अब जो जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है फटाफट से लिख लो। जो जो इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में दे रखी है आप वहां पे देखो और यहाँ पे लिखो फटाफट से। चलिए, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको क्वेश्चन में कितना दिया हुआ है, रॉ मटेरियल कंज्यूम आपको क्वेश्चन में दे रखा है 20,000 और डायरेक्ट वेजेस कितना दे रखा है आपको 12,000। हाँ जी, एक जगह मैंने लिखा 20,000 और एक जगह मैंने लिखा यहाँ पे 12,000, मेरे पास आ गया 32,000। और इसमें फैक्ट्री ओवरहेड का अमाउंट जो अभी हमने निकाला था 950 को 2 रुपये से मल्टीप्लाई करके 1900 ऐड कर दिया, आपके पास आ जाएगा 33,900, 33,900। हाँ जी, कोई दिक्कत है इसमें किसी को? भाई सिंपल क्वेश्चन है तो फटाफट हो जाएंगे आपके। अब ऑफिस का खर्चा 15% है वर्क कॉस्ट का, वर्क कॉस्ट आपके पास है 33,900 और आपको इसका निकालना है 15%। 33,900 का 15% कितना आएगा भाई, आपके पास आ जाएगा 5085। हाँ जी, जोड़ के बताओ कितना आएगा, तो आप कहोगे सर 38,985। हाँ जी, 38,985 आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और ये कॉस्ट कितनी यूनिट की है, 20,000 यूनिट बनाने की है। हाँ जी, 20,000 यूनिट बनाने में आपके इतने पैसे लगते हैं, तो एक यूनिट बनाने में आपके कितने पैसे लगते हैं, तो आपका आंसर आ जाएगा 1.94925, 1.94925। आप चाहो तो इसे 1.949 तक भी लिख सकते हैं, मतलब डेसिमल के बाद 3 डिजिट भी लिख सकते हैं। मतलब आप यहाँ पे 1.95 भी लिख सकते थे, 1.949 भी लिख सकते हैं, 1.9493 लिख दो राउंड ऑफ करके, यदि 2 को राउंड ऑफ करते हो, या पूरा का पूरा भी लिख सकते हो। ठीक है ना। तो मैंने देखा कैलकुलेटर पे पूरी कंप्लीट वैल्यू कितनी आ रही है, 1.94925। आप इनमें से कोई भी अमाउंट लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी, सेकेंड पार्ट आपको यहाँ पे क्या बताना है, प्रॉफिट। अब प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो हमने कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपके लिए निकाल रखी है उसे दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है, उसी से आगे चलेंगे। तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ओपनिंग स्टॉक प्लस करते हैं जो क्वेश्चन में दे नहीं रखा, और क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स हम यहाँ पे माइनस कर देंगे। हाँ जी, 38,985 जो मेरी कॉस्ट है वो है 20,000 यूनिट की, और उसमें से मैंने 18,000 यूनिट सेल कर दिए। तो यदि मैंने
20,000 में से 18,000 यूनिट सेल कर दिया, तो 2,000 यूनिट जो मेरे पास बच गई है उसका अमाउंट कितना आएगा? 3898.5। तो आप राउंड ऑफ करके 99 भी लिख सकते हैं और आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यानी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बताइए कितना लिखे? 35086। यानी 38985 में से मैंने माइनस किया 3899 और मेरे पास आ जाएगा 35,086। अब इसमें मैंने सेलिंग ओवरहेड ऐड कर दिया और सेलिंग ओवरहेड अभी आपके सामने मैंने कितने रुपए निकाल रखा है? मेरा सेलिंग ओवरहेड मैंने आपके लिए 18,000 यूनिट को 37 पैसे से 37 पैसे से मल्टीप्लाई किया और 6,660 रुपये मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो मेरे पास कितना आ जाएगा? 41,746 मेरे पास आ जाएगी टोटल कॉस्ट, जिसे आप कॉस्ट ऑफ सेल भी कह सकते हैं। आप टोटल कॉस्ट लिखो या कॉस्ट ऑफ सेल्स लिखो, आपकी मर्जी है। यानी सेल वैल्यू हमने कैसे निकाली थी? तो आपने कहा सर 18,000 यूनिट को 2.5 रुपये के हिसाब से जब हम बेचेंगे, 18,000 यूनिट को यदि मैं 2.5 रुपये पर यूनिट के हिसाब से बेचूँ, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से बेचूँ, तो मेरे पास जो सेल वैल्यू आएगी वो 45,000 आएगी। और 45,000 रुपीज़ में से कॉस्ट माइनस करने पर बैलेंसिंग फिगर मेरे पास जो प्रॉफिट आएगा वो आएगा 3254। अब एग्जाम में कई बच्चे कहते हैं सर एक ही स्टेटमेंट बना के काम नहीं चला सकते, तो बेटा आपको यहाँ पे 2 पार्ट में आंसर मांगे हैं। क्वेश्चन पे फोकस कीजिए। ए पार्ट आपसे अलग पूछा है, बी पार्ट अलग पूछा है, तो आपको एग्जाम में भी ए पार्ट अलग दिखाना पड़ेगा, बी पार्ट अलग दिखाना होगा। ए पार्ट का पर्पस था कि जो 20,000 यूनिट बनाई थी उन्हें बनाने के बाद पर यूनिट का खर्चा कितना है वो आपसे जानना चाहते हैं, और दूसरा बी पार्ट में वो आपसे जानना चाहते हैं कि जो 18,000 यूनिट आपने बेची है उससे आपने कितना प्रॉफिट कमाया, उसकी कॉस्ट कितनी है। तो ये इन्फॉर्मेशन 18,000 के लिए चल रही है और ये इन्फॉर्मेशन 20,000 यूनिट के लिए चल रही है। कोई दिक्कत है इसमें किसी को? बताओ भाई फटाफट से। तो अभी मैंने जो आपको क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 4 करवाया, इन दोनों क्वेश्चन के अंदर आपके पास ओपनिंग स्टॉक नहीं था, ओपनिंग स्टॉक नहीं था, ठीक है ना, ओपनिंग स्टॉक नहीं था। सर यदि ओपनिंग स्टॉक एग्जाम में आ जाए तो फिर क्या होता है? बट यदि ओपनिंग स्टॉक आ जाए तो फिर उसको इसमें आपको देखना पड़ेगा कि आप फीफो मेथड यूज कर रहे हैं या वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं। फीफो मेथड यूज कर रहे हैं या वेटेड एवरेज मेथड यूज कर रहे हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, तो हम बाय डिफॉल्ट फर्स्ट इन फर्स्ट आउट मेथड यूज करते हैं। आप नोट लिख के आ सकते हैं एग्जाम में कि आप वेटेड से करना चाहते हैं तो वेटेड से कर लो, वो भी सही माना जाएगा, लेकिन तब जब क्वेश्चन में कुछ ना लिखा हो कि क्लोजिंग स्टॉक का जो अमाउंट है वो आपको दे नहीं रखा और आप फीफो मेथड से निकालना चाहते हैं या वेटेड एवरेज से। चलिए भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के लिए, कई बार आ भी चुका है और आगे भी आते रहेगा। यहाँ पे लिखा हुआ है प्रिपेयर कॉस्ट शीट, आपको बनानी है कॉस्ट शीट जिसमें रॉ मटेरियल में ओपनिंग स्टॉक दे रखा है 10,000, परचेजेज आपको दे रखी है 85,000, क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है 4,000। इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब 10,000 में मैंने 85,000 प्लस कर दिया, 4,000 माइनस कर दिया, तो मेरे पास में रॉ मटेरियल कंज्यूम आ जाएगा। हाँ जी, रॉ मटेरियल कंज्यूम कितना आएगा? 10,000 प्लस 85,000 माइनस 4,000, मतलब कि 91,000 रुपीज मेरे पास में आ जाएगा रॉ मटेरियल कंज्यूम, रॉ मटेरियल कंज्यूम। हाँ जी, डायरेक्ट वेजेस है 20,000, डायरेक्ट एक्सपेंसेस 10,000, फैक्ट्री का खर्चा लेबर का 100% है, ऑफिस का खर्चा वर्क कॉस्ट जिसका दूसरा नाम होता है फैक्ट्री कॉस्ट का 10% है, सेलिंग एक्सपेंसेस पर यूनिट 2 रुपये पर यूनिट सोल्ड। अब ध्यान रखना, यदि सेलिंग एक्सपेंसेस आपको दे रखा है 2 रुपये पर यूनिट सोल्ड, तो आपको यहाँ पर 2 रुपये को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्वांटिटी सोल्ड से। तो सबसे पहले आपको क्वांटिटी सोल्ड ढूंढ के लाना पड़ेगा, क्वांटिटी सोल्ड ढूंढ के लाना पड़ेगा यदि नहीं दे रखा होगा तो। आगे देखो क्या लिखा है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके सामने आ रहा है, वेरी इंपॉर्टेंट। यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट, यूनिट्स ऑफ फिनिश प्रोडक्ट इन हैंड एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड 1,000, जिसकी वैल्यू दे रखी है 16,000। मतलब आपके पास जो ओपनिंग स्टॉक है
उसकी क्वांटिटी 1000 है और उसकी वैल्यू कितनी है 16000। क्वांटिटी 1000, वैल्यू कितनी है उसकी 16000। ठीक है जी। प्रोड्यूस ड्यूरिंग द पीरियड, आपने कितनी क्वांटिटी और बना ली, तो आप कहोगे सर हमने 10,000 यूनिट और बना ली। 1000 हमारे पास पहले से था, 10,000 हमने और बना लिया, टोटल हमारे पास हो गया 11,000। 11,000 में हमारे पास में बच कितना गया, 11,000 में से हमारे पास बच कितना गया, 2,000 यूनिट हमारे पास में बच गई हैं। यदि 11,000 में से 2,000 यूनिट हमारे पास में से बच गई हैं तो हमने बेचा कितना होगा 9,000। कहने का मतलब इस क्वेश्चन में यदि मुझसे कोई पूछे कि सर आपकी क्वांटिटी सोल्ड कितनी है, क्वांटिटी सोल्ड कितनी है, तो मैं कहूँगा क्वांटिटी प्रोड्यूस में ओपनिंग स्टॉक प्लस करो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करो। आपके पास आपने बनाया 10,000 यूनिट है, 1,000 यूनिट आपके पास पहले से थी, 2,000 यूनिट आपके पास में बच गई हैं, तो इसको ना आज आपने कस्टमर को कितनी क्वांटिटी बेची है 9,000। तो क्वांटिटी सोल्ड निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितना सामान हमारे पास है उसमें से जो बच गया वो माइनस कर दो, तो जो रिमेनिंग क्वांटिटी आएगी वो माना जाएगा इतना सामान आपने सेल कर दिया। तो यदि मैं 9,000 यूनिट कस्टमर को सेल करूंगा और सेल करने पे मेरा खर्चा पर यूनिट 2 रुपये आता है, तो 9,000 यूनिट को बेचने में 2 रुपये के हिसाब से मेरी जो सेलिंग एक्सपेंस की कॉस्ट आएगी वो आपके पास आ जाएगी 18,000 रुपये। 18,000 रुपये मेरी कॉस्ट आ जाएगी सेलिंग ओवरहेड की, सेलिंग एक्सपेंस की, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, कोई भी नाम आप कॉस्ट शीट में लिख सकते हैं। ठीक है जी। क्वेश्चन में आपसे पूछ रहे हैं कॉस्ट शीट बनाइए, ऑल्सो फाइंड आउट द सेलिंग प्राइस पर यूनिट। आपसे कहते हैं सेलिंग प्राइस पर यूनिट भी बताइए। यदि प्रॉफिट 20% ऑफ सेलिंग प्राइस है, मतलब आपका जो प्रॉफिट है वो आपकी सेल का कितने परसेंट है, 20% है। देयर वाज नो वर्क इन प्रोग्रेस एट द बिगिनिंग और एट द एंड, मतलब WIP का कोई स्टॉक क्वेश्चन में नहीं है। इसका मतलब जब आप कॉस्ट शीट तैयार करेंगे तो वहां पर आपको दो आंसर देने हैं, एक आपका प्रॉफिट कितना है और दूसरा सेलिंग प्राइस पर यूनिट कितना है। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए पहले सेल वैल्यू निकालेंगे और सेल वैल्यू को क्वांटिटी सोल्ड से डिवाइड करके बेटा हमें मिल जाएगा सेलिंग प्राइस पर यूनिट। तो देखिए सबसे पहले हमें करना क्या है, पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है और देखना है क्या क्या जानकारी आपको दे रखी है। तो मटेरियल कंज्यूम जो मुझे नहीं दे रखा था मैंने निकाल लिया 91,000। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक 91,000 आ गया। ठीक है जी। तो यहां पे मैं लिखूंगा ओपनिंग स्टॉक 10,000 प्लस परचेज 85,000 माइनस क्लोजिंग स्टॉक 4,000 और 91,000 मेरे पास में आ जाएगा क्या, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम। डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम 91,000। हाँ जी, फिर डायरेक्ट वेजेस आपके पास है 20,000 और डायरेक्ट एक्सपेंस है 10,000। हाँ जी, वेजेस 20,000 है और डायरेक्ट एक्सपेंस 10,000 और आपके पास टोटल कितना देगा 1,21,000। एक बार चेक कर लो भैया कैलकुलेशन गड़बड़ ना हो जाए। तो प्राइम कॉस्ट जिसका दूसरा नाम होता है डायरेक्ट कॉस्ट, वो आपके पास आ गया 1,21,000 और 1,21,000 आने के बाद आप कह सकते हैं कि सर हमारा जो फैक्ट्री का खर्चा है वो लेबर का 100% है, लेबर का 100% है। अब लेबर यदि आपकी 20,000 है तो उसका 100% कितना हुआ, 20,000 का 100% 20,000, 20,000 इंटू 100%, तो आपके पास टोटल आ जाएगा 1,41,000। अब आगे देखिए ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड। ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड लिखा है 10% ऑफ वर्क कॉस्ट, मतलब जो आपकी वर्क कॉस्ट है उसका 10%। तो वर्क कॉस्ट आपके पास है 1,41,000 और आपको यहाँ पे लिखना है 10% और आपके पास आ जाएगा 14,100। हाँ जी, 1,55,100 रुपये। हाँ जी, 1,55,100 रुपये। अब क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक आपको दे रखा है 1,000 यूनिट और उस 1,000 यूनिट की जो आपको वैल्यू दे रखी है वो दे रखी है क्वेश्चन में 16,000। हाँ जी, 1,000 यूनिट की वैल्यू आपको क्वेश्चन में कितनी दे रखी है 16,000। आपको क्लोजिंग स्टॉक जो 2,000 यूनिट है उसकी वैल्यू निकालनी है। अब ध्यान रखना यदि किसी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक दे रखा हो और आपको क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालनी है तो आपके पास में दो ऑप्शन है, या तो आप फीफो मेथड यूज करेंगे या वेटेड एवरेज। तो मैं यहाँ पे हेडिंग में लिख दूंगा फीफो मेथड। मैं अपना आंसर कौन से मेथड से निकाल रहा हूँ, फर्स्ट 10
फर्स्ट आउट मेथड से निकाल रहा हूँ, फीफो मेथड से अपना आंसर निकाल रहा हूँ। बात समझ में आ रही है? तो फीफो मेथड से यदि मुझे अपना आंसर निकालना है, फीफो मेथड से यदि मुझे अपना आंसर निकालना है तो फिर मैं अपना आंसर कैसे निकालूंगा? ये सारी बातें मैं थोड़ी देर पहले आपको समझा चुका हूँ कि यदि मैं अपना आंसर फीफो मेथड से निकालता हूँ तो कब निकालता हूँ? व्हेन गुड्स आर आइडेंटिफाइड बिफोर सेल और कंजम्पशन, मतलब गुड्स को बेचने से पहले, कंज्यूम करने से पहले मुझे पता चल जाए मैं कौन सा गुड बेच रहा हूँ, कौन सा यूज कर रहा हूँ, तो मैं फीफो मेथड का यूज करूंगा। ठीक है ना? दूसरा स्टोर सेपरेटली, स्टोर सेपरेटली का मतलब है पुराना सामान अलग रखते हो, नया सामान अलग रखते हो ताकि वो मर्ज ना हो। तभी तो पता लगेगा कौन सा पहले बिका, कौन सा बाद में बिका, क्योंकि आपने उसको सेपरेटली स्टोर किया हुआ है। फीफो मेथड के हिसाब से जब मैं क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यू निकालूंगा फिनिश गुड्स की, तो फॉर्मूला लिखते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन डिवाइड बाय क्वांटिटी प्रोड्यूस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। बात समझ में आ रही भाई सबको? पढ़ाते पढ़ाते मैं थोड़ा सा सीरियस हो जाता हूँ, शक्ल पे ना जाएं, ठीक है ना? कॉन्सेप्ट को समझें, कॉन्सेप्ट को समझें। कोई दिक्कत इसमें? वेटेड एवरेज कब यूज होता है? जब गुड्स को बेचने से पहले या कंज्यूम करने से पहले आपको ये ना पता चले कि आपने कौन सा सामान यूज किया है, क्योंकि आपने पुराना सामान, नया सामान, दोनों सामान को एक ही जगह स्टोर कर लिया। मतलब स्टोर कहाँ पे कर रहे हैं? कंबाइंड, एक साथ। और जहाँ पे एक साथ टुगेदर, कंबाइंड कह दो या टुगेदर कह दो, एक साथ आपने सामान रख दिया पुराना नया, तो मिक्स हो जाएगा, और मिक्स होने के बाद आपको पता नहीं चलेगा कौन सा पुराना है कौन सा नया। ठीक है ना? तो ऐसे केस में बचे हुए स्टॉक की वैल्यू निकालने के लिए हम कौन सा मेथड यूज करते हैं? वेटेड एवरेज, जो मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले समझाया था एग्जांपल से कि फॉर्मूला कैसे बनाते हैं। ये सारी चीज मैं बहुत डिटेल में आपको समझा चुका हूं। ठीक है ना भाई? चलिए, हाँ जी। अब यदि मुझे क्लोजिंग स्टॉक का आंसर निकालना है तो क्लोजिंग स्टॉक का आंसर निकालने के लिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को मैं डिवाइड करूंगा क्वांटिटी प्रोड्यूस से, और क्वांटिटी प्रोड्यूस कितनी थी अपने पास? 10,000। और क्वांटिटी ऑफ क्लोजिंग स्टॉक कितना आपके पास में? 2,000। हाँ जी, 1,55,000 को 10,000 से डिवाइड किया, 2,000 से मल्टीप्लाई किया, और आपके पास आ जाएगा 31,020 रुपीज़, 31,020 रुपये। 1,55,100 रुपये में, 1,55,100 में हमने ओपनिंग स्टॉक 60,000 प्लस किया, 16,000 16,000 प्लस किया, और 31,020 रुपीज़, 31,020 रुपीज़ माइनस कर दिया, और हमारे पास में कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, इसका पूरा नाम होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड सोल्ड, 1,40,080 रुपये निकाल दिया। हाँ जी, सेलिंग ओवरहेड कितना था? सेलिंग ओवरहेड कितना था भाई? 9,000 यूनिट को आप बेच रहे हैं, और बेचने पे 2 रुपए के हिसाब से आपकी कॉस्ट लग रही है 18,000। और आपके पास टोटल कॉस्ट आ जाएगी 1,58,080 रुपीज़, 1,58,080 रुपये। अब क्वेश्चन में यदि मुझे सेल वैल्यू निकालनी है तो उसके लिए मुझे पहले प्रॉफिट ढूंढना पड़ेगा, और प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है? प्रॉफिट के लिए क्वेश्चन में लिखा है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, मतलब जो भी आपकी सेल वैल्यू होगी उसका 20% आपका प्रॉफिट है, मतलब सेल का 20% प्रॉफिट है, सेल का 20% प्रॉफिट है। कैसे निकालेंगे देखते हैं। हाँ जी, सेल माइनस प्रॉफिट इक्वल टू टोटल कॉस्ट, आप सब लोग जानते ही हैं। सेल में से यदि बेटा हम प्रॉफिट माइनस करें तो हमारे पास क्या आ जाएगा? टोटल कॉस्ट आ जाएगा। अब सेल हमें पता नहीं है तो हमने सेल को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। सेल हमें पता नहीं है तो हमने सेल को क्या मान लिया? एक्स मान लिया। और प्रॉफिट हमारी सेल का 20% है, मतलब एक्स का 20% है, और टोटल कॉस्ट आपके पास है 1,58,080 रुपीज़, 1,58,080 रुपये। तो हमने एज्यूम कर लिया कि हमारी सेल वैल्यू, एज्यूम सेल्स वैल्यू बी रुपीज एक्स, सेल वैल्यू हमने एक्स रुपीज मान ली है, तो प्रॉफिट हमारा सेल वैल्यू का 20% आ जाएगा। तो एक्स को तो एक्स ही लिखेंगे, एक्स का 20%। अब यहाँ बच्चे बड़े चक्कर खा जाते हैं, 20% का मतलब 20/100, 20/100 को क्या लिख सकते हो? 0.20 लिख सकते हो, मतलब 20 को 100 से डिवाइड करेंगे
तो 0.20 आ जाएगा। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं 0.20x। अब x मैंने कॉमन ले लिया तो मेरे पास क्या आ जाएगा। बच्चे कहते हैं सर आप इतना डिटेल में क्यों जा रहे हो यार, इसलिए जाना पड़ता है क्योंकि बाद में बच्चे फोन करके पूछते हैं कि सर ये आपने चमत्कार कैसे किया। अब मैं x में से 0.20x माइनस करता हूँ तो आप सबको पता है कि 0.80x आता है, लेकिन बहुत सारे बच्चे चक्कर खा जाते हैं कि सर ने ये चमत्कार कैसे किया। तो मैंने उसके लिए क्या किया, कोई चमत्कार नहीं किया, सिर्फ मैथ्स के फॉर्मूले यूज किए, x कॉमन ले लिया। जब x कॉमन ले लिया तो x में यहाँ पे क्या बचेगा 1 और यहाँ पे बचेगा 0.20। सब समझाना पड़ता है भाई, हर तरीके के बच्चे क्लासेस लेते हैं, किन्हीं का मैथ्स बहुत अच्छा होता है, किसी का मैथ्स थोड़ा सा गड़बड़ भी होता है, तो कोई बात नहीं, हम सभी बच्चों का ध्यान रखते हैं। और ऐसे में x आपके पास कितना आ जाएगा, चलो भाई फटाफट से बता दो। 1,58,080 को 0.8 से डिवाइड कर दिया और आपके पास आ जाएगा 197,600। तो इस तरीके से आपके पास सेल्स वैल्यू जो क्वेश्चन में नहीं दे रखी थी, हमने x मानकर वैल्यू निकाल ली 1,97,600, 1,97,600। अब सेल वैल्यू आ गई तो फटाफट से आप क्या कर सकते हो, यहाँ से सेल वैल्यू को कॉपी करके, सेल वैल्यू को कॉपी करो, यहाँ लिखो और माइनस कर दो इसमें से भैया कॉस्ट। तो आप कहोगे सर बैलेंसिंग फिगर हमारे पास कितना आ गया 39,520। तो आप फटाफट से सॉल्यूशन लिख सकते हैं। आपसे कहा था भाई कॉस्ट शीट तैयार कीजिए, हमने कॉस्ट शीट तैयार कर दी और इस कॉस्ट शीट में हमें ओपनिंग स्टॉक दे रखा था, क्लोजिंग स्टॉक नहीं दे रखा था। तो जब ओपनिंग स्टॉक दे रखा होता है ध्यान रखना है कि आपके पास क्लोजिंग स्टॉक का आंसर निकालने के दो फॉर्मूले बन जाएंगे, एक फीफो मेथड, एक वेटेड एवरेज। और आप जो मेथड का नाम यहाँ पे लिख के आएंगे एग्जामिनर उसी मेथड का यूज करके आपको मार्क्स देगा। यदि क्वेश्चन साइलेंट है, कुछ नहीं लिखा, कौन सा मेथड आपने यूज करना है। एक चीज के ध्यान रखिए, जब मैं आपको पढ़ा रहा होता हूँ तो सारी चीजें पूरे ध्यान से लास्ट तक सुनिए। कई बार बच्चा क्या करता है, शुरू के 10-15 मिनट क्लास देखता है और फिर वो आगे की बातें नहीं सुनता। हर चीज का रिलेशन होता है, पहले 15 मिनट का अगले 20 मिनट से, फिर 20 मिनट का अगले 15-20 मिनट से, सब चीजों का कनेक्शन होता है भाई, ऐसा ही नहीं है। बात समझ में आ रही है। चलिए अब सेकंड पार्ट है, वो आपसे पूछे थे सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताओ। तो सेलिंग प्राइस पर यूनिट बताने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, सेल वैल्यू को, यानी बी पार्ट, सेलिंग प्राइस पर यूनिट निकालने के लिए मुझे सेल वैल्यू को डिवाइड करना पड़ेगा किससे, क्वांटिटी सोल्ड से। यदि मेरी सेल वैल्यू 197,600 आती है और मैं उसको 9,000 यूनिट से डिवाइड कर दूं तो मुझे पता चल जाएगा कि 197,600 9,000 यूनिट की सेलिंग प्राइस है। तो एक यूनिट की सेलिंग प्राइस कितनी आएगी 21.9555। तो 96 लिख दिया मैंने राउंड ऑफ करके, हाँ जी 21.96, ठीक है जी। हाँ जी 1,97,600 को 9,000 से डिवाइड करो, आपके पास आएगा 21.95555। तो राउंड ऑफ करके मैंने 96 लिख दिया, ठीक है ना। तो इस तरीके से आज आपने 3 तरीके के पॉइंट समझे। पहला पॉइंट रॉ मटेरियल कंज्यूम कैसे निकालते हैं, दूसरा पॉइंट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स की वैल्यू आपको यदि नहीं दे रखी तो कैसे निकालते हैं। वहां पे दो केस आते हैं, पहला केस ओपनिंग स्टॉक नहीं दे रखा, दूसरा केस ओपनिंग स्टॉक दे रखा है। यदि ओपनिंग स्टॉक दे रखा है तो आपके दो ऑप्शन होंगे, फीफो मेथड और वेटेड एवरेज मेथड। और तीसरा पॉइंट, यदि कोई इंफॉर्मेशन पर यूनिट में दे रखी है और आप उसे अमाउंट में निकालना चाहते हैं तो अमाउंट में निकालते टाइम क्या ध्यान रखना है, मटेरियल से लेके ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड तक कोई भी जानकारी यदि पर यूनिट में दे रखी है तो क्वांटिटी प्रोड्यूस से मल्टीप्लाई करना है। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड से लेके सेल वैल्यू तक यदि कोई भी इंफॉर्मेशन पर यूनिट में दे रखी है, अमाउंट में निकालना चाहते हैं तो आपको क्वांटिटी सोल्ड से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और आज के लिए हम इतना ही करते हैं, कोई दिक्कत है तो बताइए।